वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, मेरे वादे के अकॉर्डिंग मैं एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एवरी सैटरडे और संडे को एक वन शॉट एफएफ लेकर आऊँगी। आई नो ये बहुत देर रात से मैंने अपलोड किया है, बट मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं अपनी बातों पर अड़िग रहूँ। सो ये वन शॉट है और बिना बातों के हम जारी रखते हैं इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। ये वन शॉट है तो स्टोरी बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बट डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो है वी भूषान जो एक कॉलेज में पढ़ने वाला सीधा सादा सा लड़का है, जो सबको ऐसा लगता है। पर वो कितना टेढ़ा इंसान है ये उसके कॉलेज के दोस्त बखूबी जानते हैं। वी भूषान जो कि अभी 3rd ईयर में है, उसके पेरेंट्स एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास हैं, और उनके पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं कि विंग को वो आगे तक पढ़ा सकें। पर विंग के सपने, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुलंद हैं और बड़े बड़े हैं, उसके सपने हैं कि वो एक बड़ी नेशनल कंपनी में जॉब करेगा और उस कंपनी में जॉब करते हुए वो अपने करियर को बनाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा और अपने दम पर अपने आप को काबिल बनाएगा। बाकी ओमेगास की तरह वो नहीं रहेगा, जो सिर्फ गैस तक या कहो खाना बनाने तक या अपने हस्बैंड को खुश करने तक ही खुश रह जाते हैं सीमित करके। वो ऐसा नहीं बनना चाहता है। उसके मन में है कि वो आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ करेगा, और वो शादी तब करेगा जब उसकी मर्जी होगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। लेकिन विंग की जो ये मन की बात है ना, उसके मन में ही दबी रह गई, क्योंकि बीच में अचानक जब उस 3rd ईयर के एग्ज़ाम दे रहा था, जब उसके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए थे और रिजल्ट का वेट कर रहा था, तब उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मिसेस वी जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मिस्टर वी जो कि अभी एक शॉप पर काम किया करते थे एज अ हेल्पर, उनकी तनख्वाह कुछ ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम ही थी, जिससे उनका घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। विंग जो कि एक पार्ट टाइम जॉब करता है और अपने कॉलेज की स्टडीज़ कर रहा था, अभी अचानक उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से उसके डैड को परेशानी होने लगी चीज़ों को संभालने में। उसकी माँ के इलाज का खर्च काफ़ी ज़्यादा महंगा था। ऊपर से विंग जिनकी जिम्मेदारी उनके सर थी, मिस्टर वी जिनके मन में था कि क्या वो अपनी बीवी जो इतनी बीमार है उसे और उनका जवान ओमेगा बेटा साथ में संभाल सकते हैं। उनके मन में था कि क्यों ना वो विंग की जल्द ही शादी कर दें, जिससे उनके दिमाग से, दिल से एक बोझ उतर जाएगा। उन्हें अपने बेटे की बहुत चिंता है। वो अपने बेटे को किसी भी अरे गहरे हाथों में देना भी नहीं चाहते और वो उसे ज़्यादा देर तक संभाल भी नहीं पा रहे हैं। वो हालांकि जानते हैं कि उनका बेटा बहुत काबिल है, बहुत आगे बढ़ने की मंशा रखता है, बहुत कुछ है जो वो कर सकता है, पर क्या करे बेचारा, अभी उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो क्या ही कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया। उन्हें एक रिश्ता मिला भी। वो फैमिली बहुत ही रेपुटेटेड फैमिली है, बहुत अमीर घर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर ओमेगास को फ्रीडम मिलेगी, ये बात कि वो एश्योरेंस देते हैं। पर उनकी शर्त बस यही है कि उनका जो भी सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ हो, वो एक तो घर का पूरा काम करे, घर संभाले और रिश्तों को मजबूत बना के रखे, रिश्तों में कोई भी तोड़ मड़ोड़ ना आने दे। तीसरी बात यह है कि वो उसे फ्रीडम ज़रूर देंगे, वो जो भी चाहे वो कर सकती है। उनकी खुद की एक कंपनी है जिसमें वो अपने सन इन लॉ को शेयर्स भी देंगे और उसमें उसे काम भी दिला देंगे। ये बात जब मिस्टर वी ने सुनी तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनके लिए ये ऑफ़र सबसे ज़्यादा बेहतरीन था, क्योंकि उनके बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने वहाँ के बड़े बेटे के साथ में विंग का रिश्ता तय कर दिया। जब वो घर वापस आते हैं तो विंग को बताते हैं कि उन्होंने विंग की शादी तय कर दी है। विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, विंग अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाया। उसने बस अपना सर हाँ में हिलाया और कहा जैसे उसके पिता कहेंगे वो वैसा ही करेगा। विंग कभी सवाल नहीं उठाएगा अपने पिता के फैसले पर, क्योंकि वो जानता है उसके पिता हमेशा अच्छा ही सोचेंगे उसके बारे में। विंग ये बोल तो रहा था पर दिल से नहीं। वो ये जानता है कि उसके पिता उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो शादी नहीं करना चाहता और अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर तो वो कहीं नहीं जाना चाहता। इसलिए विंग को चाल चलने वाला है। विंग जो अपने दोस्तों को कॉल करता है और उन्हें बुलाता है। वो लोग एक कैफ़े में मिले थे, जिस कैफ़े में विंग काम करता है। उस कैफ़े में विंग जो उनके पास बैठा है उसने कहा, गाइस लिसन, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। तुम लोग जानते हो मेरी मॉम वो कितनी ज़्यादा सिक हैं अभी, मैं उन्हें इसी बीमार हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, और मेरे फादर उन्हें मेरी ज़रूरत है। आई नो मैं एक ओमेगा हूँ और हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी ओमेगास को इतना काबिल नहीं मानती है, बट फ्रेंड्स
मैं मेरे माता पिता का इकलौता लड़का हूँ। तुम लोग सोचो ना, एक लौता चाइल्ड, वो उन्हें छोड़कर जाएगा तो उनकी हालत क्या होगी। मेरी मॉम की तबीयत तो और ख़राब हो जाएगी मुझे लगता है। उसका दोस्त जो वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसका नाम है शुयांग, जिसने कहा, बात तो सही है विंग, मैं भी ये बात मानता हूँ। उसी के पास में बैठा था वेंचाओ, जिसने कहा, विंग तुम्हारे पेरेंट्स भी सही हैं वैसे एक हद तक देखा जाए तो। तुम सोच कर देखो, जिसके घर पे इतना जवान और खूबसूरत ओमेगा बेटा हो, वो बाप कैसे चैन की नींद सो सकता है, जबकि उसे पता हो कि उसकी बीवी भी बीमार है। उसके लिए दो लोगों का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है। विंग जिसने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो वेंचाओ? तुम्हें क्या ये बात समझ नहीं आती कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ? हाँ देखो, मेरे अंदर क्या खराबी है? मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ और अपना ख्याल खुद रख रहा हूँ ना, अपना खर्चा खुद उठा रहा हूँ। मैं मेरे घर पे एक पैसा नहीं मांगता, बल्कि मैं घर खर्च में पैसे देता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई भी खुद से कर रहा हूँ। और क्या चाहिए मेरे पेरेंट्स को? मैं उन पर बोझ नहीं हूँ। वैन चार्ल्स ने कहा, विंग सिर्फ पैसों के बलबूते पर तुम ये नहीं कह सकते कि तुम उनके ऊपर बोझ नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोझ समझते हैं, पर उनके दिमाग में ये बात है कि तुम उनकी जिम्मेदारी हो। देखो, आज का टाइम बहुत ख़राब है। तुमने कुछ टाइम पहले ये केस सुना है ना? विंग जी से समझ आया कि हाँ, कुछ टाइम पहले उसने एक केस सुना तो था कि पास ही की एक सिटी में, जहाँ पर 2 ओमेगास को किडनैप कर लिया था और उनके साथ गलत काम करके छोड़ दिया गया था और वो ओमेगास ने सुसाइड कर लिया था। ये केस काफ़ी लंबा चला और जो विक्टिम्स है उनको जस्टिस मिला ही नहीं। विंग जी से ये याद आया ना, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन से बहुत डरता है। वो कभी ऐसी सिचुएशन में ना तो खुद जाना चाहता है और ना किसी को जाते हुए देख सकता है। विंग जी ने कहा, लेकिन मैं तो सीधे रास्ते जाता हूँ अपने घर, और सीधे रास्ते वापस अपने कॉलेज जाता हूँ, फिर वहाँ से सीधे सीधे काफ़े आता हूँ। मैं कहीं और जाता ही नहीं हूँ। और मेरे दोस्त भी तो कितने कम हैं। तुम लोग मेरे दोस्त हो और तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। वैन चाओ जो खड़ा हुआ, उसने कहा, विंग मेरी एक बात गांठ बांध लो, चाहे दोस्त कितना भी अच्छा हो, अगर वो एक अल्फा है तो तुम्हें उससे संभल के रहना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा तुम्हें मुझसे भी संभल के रहना चाहिए। मैं भी एक अल्फा हूँ और तुम्हारी सेंट तुम्हें पता भी नहीं है कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? तुम्हें समझना होगा, और तुम्हारे फादर बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनके बारे में एक बार सोचना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। विंग इसने कहा, यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं। मैं कई बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर चुका हूँ। क्या वो एक बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकते? मुझे कुछ टाइम नहीं दे सकते? क्योंकि शादी के बाद करियर लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती है। वैन चार्ल्स ने कहा, विंग ऐसा नहीं है। तुमसे किसने कहा है कि शादी के बाद करियर ख़त्म होता है? हो सकता है कि तुम्हारा अल्फा बहुत अच्छा हो, तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, तुम्हारा करियर और अच्छा हो जाए। विंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, नो वे गाइस, आई एम टेलिंग यू, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। वहाँ पर जो है नी हुसैन भी बैठा था। उसने कहा, ओके तो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो हम कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। जो नी हुसैन है वो खुद भी एक अल्फा है, शुयांग वो भी एक अल्फा है, वैन चाओ वो भी एक अल्फा है, वहाँ पर जियांग यानली बैठी हुई है वो भी एक अल्फा है। मतलब विंग के ग्रुप में विंग को छोड़कर बाकी सब लोग अल्फा है। विंग जिसने यानली की तरफ देखकर कहा, तुम तो कुछ कहो ना, इनको समझाओ कुछ। यानली इसने कहा, देखो विंग, ये जो कह रहा है ना बिल्कुल सच है। तुम्हारी स्मेल, तुम्हारे हॉर्मोन्स जो एक अल्फा पर ट्रिगर करते हैं ना, वो कोई और कर नहीं सकता। हम लोगों पर उतना नहीं होता है क्योंकि हम तुम्हारे साथ बैठते उठते हैं, तो हमें तुम्हारी ये जो इतनी टेम्पटिंग स्मेल है ना, इसको इनहेल करने की आदत हो चुकी है। वरना मैं तुम्हें कसम खा के बोल सकती हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था हमारे साथ रहकर। वेंचर बिल्कुल सच बोल रहा है, तुम्हें अपने फादर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। विंगस ने कहा, गाइस तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं शादी नहीं करना चाहता। यहाँ ली जिसने विंग को वहीं बिठाया और कहा, विंग मेरी बात सुनो, तुम एक ओमेगा हो तो तुम एक ओमेगा के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। तुम्हें ये समझ आता है कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें फ्रीडम चाहिए। तुम्हारे अंदर और एक अल्फा के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक चीज़ के कि तुम एक वार्म कैरी करते हो, तुम्हारी स्मेल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट? विंग ने कहा, अनफॉर्चुनेटली राइट। यहाँ ली जिसने एक छोटी सी स्माइल की और कहा, ओके तो मेरी बात आखिर सुनो, पर तुम एक अल्फा का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे हो। हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम ये पर्सपेक्टिव समझ पा रहे हैं। कल को इमेजिन करो हमारे बच्चे होते हैं, मेरा कोई ओमेगा चाइल्ड है
और अगर मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ, मेरा ओमेगा पार्टनर बीमार है तो मुझे चिंता दोनों की होगी। और जब मुझे पता है कि मेरा बेटा या बेटी जो ओमेगा है वो शादी के लायक है और अकेले अकेले कॉलेज जाता है, अकेले काम करती है, मेरे ऊपर क्या गुजरेगी? मेरे अंदर तो हमेशा ये डर बैठा रहेगा कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ में। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सुसाइड में अपने नाम की चिंता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की चिंता होगी। समझ आया? विंग जिससे कुछ बातें समझ आ रही थी तो विंग ने कहा, पर गाइस इस चिंता के चलते मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। बट एक बार सोचो तो, मैं शादी सच में नहीं करना चाहता, लिटरली मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। विंग जो रोने लगा था वो एक ओमेगा है और इसकी वजह से उसके हार्मोन्स और उसके जो इमोशंस है वो कभी कभी अनस्टेबल हो जाते हैं। अभी उसके साथ वही हो रहा था। वहाँ न्यू हुसैन था जिसने कहा, ओ गॉड तुम लोगों से रुलाओ मत। न्यू हुसैन विंग के पास आया और उसके पास उसे साइड हक करते हुए बोला, ऑल राइट विंग, हम समझते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, हम लोग उस अल्फा को देखेंगे। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें ऐसे ही किसी के साथ शादी कर लेने देंगे बिना ये जाने कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, किस तरीके का इंसान है? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी शादी हो जाने देंगे? तुम्हारे फादर को भले तुमने हमारे में से किसी के बारे में नहीं बताया हो, पर हम एक गारंटी देते हैं तुम्हें, अगर वो अल्फा ख़राब निकला ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुमसे खुद शादी कर लूँगा। विंग जिसने न्यू हुसैन की तरफ देखकर कहा, क्या बात कर रहे हो, तुमसे शादी? बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। शुयांग जिसने कहा, हुसैन तुम तो प्रपोज करते ही रिजेक्ट हो गए। मेरा विंग सच में बहुत अच्छा है। विंग जिसने कहा, बस बहुत हुआ, तुम लोग मुझे हंसाने के लिए इतनी घटिया बातें कर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। न्यू हुसैन जिसने कहा, हाश तुम्हें हंसी तो आई कम से कम। विंग जिसने कहा, वेल अगर मैंने ये बात तुमने जो मुझसे अभी कही शादी की अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बता दूँ तो? न्यू हुसैन जिसने कहा, शिट तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता ना विंग, मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मेरे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बारे में सोच रहे हो। विंग जो हंस पड़ा। विंग जो अब अपने काम पे चला गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस अल्फा से मिलेंगे। पहले विंग मिलेगा और उसके बाद में वो सब लोग उससे एक बार बारी बारी से मिलेंगे बिना उसे बताए कि वो विंग के दोस्त हैं और उसका टेस्ट लेंगे, उस अल्फा को जांचेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही वो विंग से कहेंगे कि हाँ बोलते। विंग जिसने खुद भी इस बात के लिए ओके कर दिया। अपने फ्रेंड्स के इतने ज़्यादा समझाने के बाद में फाइनली विंग मान गया था। उसका अभी भी मन नहीं था पर वो फिर भी मान गया। अब वो अपने घर जाता है और अपने डैड को बोल देता है कि कब आने वाले हैं वो लोग, वो उन्हें बुला सकते हैं। उसका डैड बोलता है कि वो कल ही आने वाले हैं। विंग को एक दिन का छुट्टी लेना होगा अपने कैफ़े पे। विंग जो अपने कैफ़े में मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है कि वो आज नहीं आ पाएगा। कैफ़े ओनर जिसने खुद ही कह दिया कि ठीक है विंग ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विंग एक दिन की छुट्टी ले सकता है। विंग वैसे भी उनका सबसे होनहार कह सकते हैं, वेटर कह सकते हैं या कहो कर्मचारी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ग्राहक आते हैं, स्पेशली अल्फ़ा, क्योंकि विंग गज़ब का खूबसूरत है। इस बात में कोई भी ना नहीं कर सकता। उसके दोस्त भी उसकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकते हैं और उसके दोस्त विंग के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा जेलस भी हैं। जब भी विंग उन चारों के अलावा किसी और अल्फ़ा के आसपास नज़र आता है उनमें से कोई ना कोई उन्हें देख लेता है और वो उन दोनों के बीच में आकर टपक जाता है। उनके दोस्त मतलब विंग के दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है विंग किसी भी ओमेगा के पास जाए, और अगर अभी उसके दोस्त बोल रहे हैं कि उसे एक बार उस अल्फ़ा से मिलना चाहिए तो वो ठीक है मिल लेगा। अभी विंग जो वेट करता है कल सुबह होने का। रात भर उसे नींद नहीं आती है। विंग बस अपने बिस्तर में करवटें बदल रहा था। विंग सोच रहा था कि कैसा होगा उसका होने वाला अल्फ़ा। सच में वो शादी कर रहा है इतनी जल्दी? विंग तो हमेशा कहता था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, करेगा तो अपनी मर्ज़ी से करेगा, वो भी लव मैरिज। उसने तो अभी तक लव भी नहीं किया है, डायरेक्ट मैरिज करने वाला है। हाँ क्या बात है, सच में बहुत बुरा हुआ उसके साथ। विंग अपने आप में बोले जा रहा था। अब क्या करें, रात तो निकलनी ही है। रात निकल जाती है, सुबह हो जाती है। विंग के घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। विंग जिसके फादर उससे आके बोलते हैं, विंग क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? हमारे घर में आज बहुत सारा काम है, तो अगर वो आकर हमारा काम कराते तो ज़्यादा अच्छा होता। विंग जिसने आज झूठ नहीं बोला। वैसे तो उसके फादर उसके दोस्तों के बारे में ज़्यादातर पूछते नहीं हैं। विंग कभी कभी उसके दोस्तों के बारे में बताता रहता है। उसके फादर को उसके दोस्तों के नाम पता है, पर उसके दोस्त ओमेगा हैं या अल्फ़ा ये नहीं पता। विंग जिसने कहा, डैड आपको तो मालूम है मेरे 4 दोस्त हैं। वी चांग से जिन्होंने कहा, हाँ पता है, लेकिन उनमें से कोई आ सकता है क्या? विंग जिसने कहा, आ तो सभी सकते हैं। वी चांग से ने कहा, तो ठीक है उन्हें बुला लो, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तुम्हारी मॉम भी थोड़ी बीमार है।
तो उनका ख्याल रखने के लिए भी मैं रह सकता हूँ। वो सारे दोस्त तुम्हारी मदद कर देंगे। और वैसे भी जब तुम्हें वो अल्फ़ा की फैमिली और अल्फ़ा देखने आएगा तो तुम्हें भी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस नहीं होगा। विंग्स ने कहा, डैड वो सारे अल्फ़ा हैं, मेरे चारों दोस्त। विंग के डैड विंग की तरफ देखते हैं और उन्होंने कहा, क्या? विंग ने कहा, मेरे चारों दोस्त अल्फ़ा हैं। उसके डैड ने विंग को वहीं पकड़ा और बिठाया और कहा, विंग बेटा एक बात बताओ, तुम्हें कोई पसंद तो नहीं है ना? देखो मैं तुम पर जोर नहीं डालूँगा। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी ज़िंदगी चाहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशियों को नज़रअंदाज कर दूँगा। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे अभी बता दो। तुम शादी के 2 मिनट पहले भी बता सकते हो। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मैं उससे तुम्हारी शादी की बात कर लूँगा। समझ आया? विंग जिसके ना आंखों में आंसू आ गए थे, वो जिसके मन में कल से हेजिटेशन थी, जो एक झिझक थी ना शादी के प्रति, वो अब कहीं हवा हो चुकी थी। विंग को अब अपने दोस्तों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अल्फ़ा पॉइंट ऑफ व्यू, वो समझ आ रहा था। उसके फादर को बस उसकी चिंता है। वो सच में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एक तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विंग उनके ऊपर बोझ है, पर उन्हें एक डर है विंग के लिए, विंग की सेफ्टी का, कि वो विंग को प्रोटेक्ट कर भी पाएंगे या नहीं। उन्हें विंग पर भरोसा है, पर क्या करें, ये अल्फास का वर्ल्ड है जहाँ पर अल्फ़ा पावरफुल होते हैं, ओमेगास कमज़ोर होते हैं। ओमेगास कब तक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं? शायद इसलिए उसके फादर उसकी इतनी जल्दी शादी करा रहे हैं। विंग ने कहा कि ठीक है, उसे कोई पसंद नहीं है, और अगर कोई पसंद आता भी है तो वो शादी के 2 मिनट पहले भी अपने फादर को बता देगा कि हाँ उससे कोई और पसंद है। वी चांग से, जिन्होंने बस हाँ में अपना सिर हिलाया और विंग से कहा कि ठीक है, विंग जो भी उसके मन में हो वो वही करे। और हाँ, उसके दोस्त अल्फ़ा हो या ओमेगा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उन्हें बुला सकता है। उन्हें हेल्प चाहिए, चाहे वो ओमेगा करे या अल्फ़ा करे। बस हाँ याद रखना, अल्फ़ास किचन में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता है अल्फ़ास को खाना बनाना नहीं आता है जब तक वो अनमैरिड होते हैं। विंग ने कहा, ऐसा नहीं है डैड, मेरे दोस्तों को खाना बनाना आता है, क्योंकि सारे कमिटेड हैं, सबके ना अपने अपने पार्टनर्स हैं, तो वो उनके लिए खाना बनाते हैं। उनके पार्टनर से उन्हें बहुत जल्दी खाना बनाना सिखा दिया। बाप बेटे थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर बाद में वी चांग से अपनी वाइफ को देखने के लिए चला जाता है। और विंग सुबह सुबह मॉर्निंग में नी हुसैन को कॉल करता है। नी हुसैन जो तुरंत कॉल उठाता है, उसने कहा, अच्छा हुआ विंग तुमने कॉल कर दिया, मैं सोच ही रहा था कि मुझे इस मुसीबत से कौन बचाएगा। तभी कहीं से तो कुछ गिरने की आवाज़ें आई। विंग ने कहा, ओ शिट, क्या मैंने तुम्हें फिर से बचा लिया है हुसैन? हुसैन ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुमने आज मुझे फिर से बचा लिया। कहाँ आना है ये बताओ? विंग ने कहा, मेरे घर। हुसैन ने थोड़ी देर साइलेंट रहने के बाद कहा, तुम्हारे डैड को पता है कि मैं एक अल्फ़ा हूँ? विंग ने कहा, मैंने आज सुबह ही बता दिया। उन्होंने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अल्फ़ा या ओमेगा, उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम आ सकते हो। हुसैन ने कहा, ऑल राइट, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे भी अपने साथ लेकर आता हूँ। मैं उसे लेकर आऊँगा तो शायद वो वहाँ पर शांत रहेगा और तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। विंग ने कहा, वैसे उसके साथ मेरी बनती तो अच्छी है, ठीक है ले आओ, अच्छा रहेगा, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे भी उस अल्फ़ा को परखने में और भी ज़्यादा लोग रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। हुसैन ने फिर कॉलर को रख दिया। फिर विंग जो कि शुयांग को कॉल करता है। शुयांग जो नींद में था, उसने कहा, हेलो। विंग ने कहा, शुयांग के तुम अभी भी सो रहे हो? शुयांग जिसने अपनी आंखों को रब करते हुए कहा, क्या बात विंग, तुमने सुबह सुबह कॉल किया है? यहाँ तक मुझे याद है तुम तो तैयारी करने वाले थे ना, तुम्हें देखने वाला कोई आ रहा है। विंग ने कहा, हाँ मेरे डैड ने तुम्हें बुलाया है। जो बेचारा शुयांग है वो उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या तुम्हारे डैड ने किसे बुलाया है? विंग ने कहा, तुम्हें बुलाया है इमरजेंसी में, जल्दी घर आओ, और हाँ जल्दी आना, बस कैसे भी करो, थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप होकर आना। ऐसा बोलकर विंग ने कॉल को रख दिया, बिना शुयांग को ये बताया कि क्यों आना है। शुयांग बेचारा परेशान था कि क्यों आना है, क्या कैसे ना कोई गड़बड़ की है। शुयांग जो अपने पास में ही सो रहे एक व्यक्ति को देखता है, उसकी तरफ देख करके उसे शुयांग को ना उस व्यक्ति पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि इसे जगाए, पर जगाना तो होगा, विंग ने इमरजेंसी में बुलाया है। तो शुयांग जो अपने पास में लेटे हुए इंसान को जगाता है और कहता है, सिनचैन सिनचैन। सिनचैन जो उठता है, उसने कहा, क्या है तुम इतने सुबह सुबह क्यों जाग गए? तुम तो 8 बजे से पहले नहीं उठते, अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं। शुयांग ने कहा, तुम्हें मेरा दोस्त याद है विंग? सिनचैन ने कहा,
हाँ, तुम सब दोस्तों में सिर्फ एक वही ओमेगा मुझे नजर आता है। पता नहीं वो तुम लोगों को झेल कैसे लेता है। क्या हुआ, कोई मुसीबत है क्या? शुयांग ने कहा, उसने बहुत अर्जेंट बुलाया है मुझे। मैं सोच रहा था कि तुम अगर मेरे साथ चलो तो। शिनचैन ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, उसमें क्या बात है, अगर उसे ज़रूरत है तो हमें जाना चाहिए उसके पास। वो दोनों फिर निकल जाते हैं विंग के घर के लिए। इस तरह विंग जो कि बहुत खुश हो रहा था कि उसने ना शुयांग को बुद्धू बना दिया है, उसे पता है शुयांग अब भागा भागा उसके घर आएगा। विंग जो कि अब अपना फ़ोन उठाता है और जियांग यानली को कॉल कर देता है। जियांग यानली जो कि अपना फ़ोन उठाती है और उठाकर वो मुंह में ब्रश करते हुए बोली, बोल बोल क्या बोलते है। विंग जैसे कहा, तुम क्या कर रही हो, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। जियांग यानली जिसने कहा, मैं ब्रश कर रही हूँ, ब्रश ब्रश। विंग जैसे कहा, ब्रश ब्रश ब्रश, एक्चुअली क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? यानली जो रुक गई उसने कहा, क्या क्या कहा तुमने? उसने फिर अपने माउथ को वॉश किया और कहा, क्या कहा तुमने? किसके घर आना है? तुम्हारे अंकल को तुमने क्या मेरे बारे में कुछ बोला है? विंग, डोंट टेल मी कि तुमने ये बोल दिया है कि हम दोनों रिलेशन में हैं। नो गॉड, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कोई ड्रामा नहीं करने वाली। तुम किसी और को ले लो, मुझे मेरा नाम मत लेना। विंग ने कहा, आप कुछ ज़्यादा नहीं सोचती हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोला है। एक्चुअली मैंने बोला है कि आप मेरी दोस्त हैं और इसलिए मैं आना आपको बुलाया है। उन्होंने कहा कि अपने दोस्तों को बुला सकते हो हेल्प करने के लिए, बस इसलिए। यानली ने कहा, फाइनली थैंक गॉड तुमने अपने डैड को बता दिया हमारे बारे में। मुझे तो लगा था कि लाइफ टाइम तक तुम ये सच छुपा के रहोगे, हम लोग अल्फा हैं। खैर, अब तुम्हारे डैड ने बोल दिया है तो मैं तुरंत तुम्हारे घर आती हूँ। वेल, क्या मैं अपने पार्टनर को लेकर आऊँ? विंग ने कहा, आपका तो झगड़ा हो गया था, आपने तो कहा था कि आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। यानली ने कहा, हाँ ब्रेकअप तो किया था, पर क्या करूँ, कुछ टाइम पहले उसकी समझ सकते हो। विंग ने कहा, अच्छा तो क्या उसकी हीट आ गई थी? यानली जिसने शर्माते हुए कहा, विंग तुम भी ना। विंग ने कहा, आप तो कहना ही चाहती हैं। खैर अच्छी बात है, क्या अभी भी उसकी हीट चल रही है? आप लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। यानली ने कहा, तुम बहुत बदमाश होते जा रहे हो, एक बार तुम शादी कर लो, फिर मैं भी तुम्हें टीस कर करके तुम्हें पागल ना कर दूँ ना, तो मेरा नाम भी जियांग यानली नहीं। विंग ने कहा, फिलहाल तो आप मेरे घर आ जाओ, फिर देखते हैं शादी का। वैसे भी शादी सुनते ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है, पर मैं शादी ज़रूर करूँगा क्योंकि मेरे डैड ने एक अच्छा ही लड़का चुना होगा। मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। यानली ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें ये चीज़ समझ में तो आई, जो मैंने तुमने कल समझाया आज तुम्हारे फाइनल दिमाग में वो चीज़ घुस गई है। खैर मैं जल्दी आती हूँ, हाँ मेरा वेट करना। ओके, ऐसा बोलकर यानली जो फ़ोन रख देती है वो तुरंत अपने कमरे में जाती हैं, वहाँ जहाँ पर एक ओमेगा उसके बेड में पूरा मैस्ड अप तरीके से पड़ा हुआ है। उसने चादर को ओढ़ रखा है और वो अपनी हल्की हल्की आंखों से यानली को देख रहा है। उसके चीक्स एकदम पिंक पिंक हो रखे हैं। वो जो ओमेगा है वो यानली की ही हाइट का है, वो काफ़ी क्यूट है। यानली जो उसके पास गई उसने कहा, उठना नहीं है तुम्हें? उस ओमेगा ने कहा, कैसे उठूँगा मैं, तुम बहुत बुरी हो। यानली जिसने कहा, खैर तुम मुझे कोसना बंद करो और हम लोग चल रहे हैं। उस ओमेगा ने बैठने की कोशिश करते हुए कहा, कहाँ जाना है? यानली ने कहा, तुम चलने की हालत में हो तो तुम चलो, अगर नहीं हो तो तुम रेस्ट करो। हाँ, वैसे भी मॉम है घर पर, तुम्हें देख सकती हैं। वेल, वैसे भी अगर मॉम को पता चला कि उस ओमेगा ने कहा, तुम्हारी मॉम घर पर है? यानली ने कहा, तुम्हें नहीं पता है, मैंने इस बार उन्हें सब कुछ बता दिया है और इस बार मैं सच में सीरियस हूँ। हाँ, तुम्हें भी अपने फैमिली में बात करनी होगी। उस ओमेगा ने डरते हुए कहा, क्या तुमने बता दिया है? मैं अभी रेडी नहीं था, मैं बता देता जल्दी ही। यानली ने कहा, ओ रो मत, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, मेरी मॉम नहीं घर पर। एक्चुअली विंग ने बुलाया है उसके घर पर, मैं सोच रही थी तुम्हें अपने साथ ले चलूँ, अगर तुम चल सको तो। उस ओमेगा ने तुरंत कहा, हाँ मैं चल सकता हूँ, बिल्कुल चल सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानली ने फिर उसे उठने में हेल्प की क्योंकि उस ओमेगा का बहुत बुरा हाल है। खैर अब विंग की तरफ मुड़ते हैं दोबारा से। विंग जिसने लास्ट कॉल घुमाया अपने प्यारे प्यारे दोस्त और ओवर प्रोटेक्टिव पॉजेसिव सबसे खतरनाक वाले इंसान के लिए, वेंचॉप जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव है उसके ग्रुप में। विंग के आसपास कोई अल्फ़ा का नज़र भी जाए ना तो वो उसे पीट देता है। कॉलेज में ऐसे कई अल्फ़ा हैं जो
पिट चुके हैं। ऐसे वन साइडेड लवर हैं विंग के जो बुरी तरीके से मार खा चुके हैं, जिनके नाम तक विंग को नहीं पता है, जिनके बारे में विंग को ये नहीं पता था कि ये लोगों से पसंद करते थे, वो लोग भी पिट चुके हैं। खैर, उसने कॉल किया वैन चाओ, जिसने तुरंत विंग का कॉल उठाया और कहा, क्या बात है विंग, तुम ठीक तो हो ना? विंग जो हमेशा शुयांग के इतने कंसर्न से ना हमेशा ओवरवेल्म फील करता है। विंग जिसने कहा, एक्चुअली मेरे डैड ने तुम्हें घर बुलाया है, क्या तुम आ सकते हो? बहुत बहुत ज़रूरी काम है, तुम आ जाओगे? वैन चाओ, जिसकी धड़कनें एकदम से रुक गई थी, ऐसा लगा कि उसकी दुनिया थम गई। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ है? अंकल ने कुछ कहा क्या तुमसे? विंग जिसने कहा, लगता तो यही है, शायद कुछ गलत होने वाला है, क्या तुम जल्दी घर आ जाओगे? मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ। जो वैन चाओ है ना, वो एक शब्द और नहीं पूछता, उसने कहा, ओके ओके, तुम पैनिक मत करो, मैं तुरंत घर आ रहा हूँ। वैन चाओ अभी जो है ना अपने बेड से उठ करके अब जो है ना जिम में गया था, वो वर्कआउट कर रहा था, पर विंग का कॉल आते ही उसने तुरंत उठा लिया, क्योंकि विंग के मोबाइल की उसने रिंगटोन दूसरी डाल रखी है। विंग का कॉल आता है तो उसे पता चल जाता है कि विंग का कॉल है और वो तुरंत उठा लेता है। अभी वो विंग का कॉल उठाता है और तुरंत ही अब अच्छे से रेडी होता है, जल्दी जल्दी से वो शावर वगैरह लेता है और तुरंत ही निकल जाता है, क्योंकि शावर तो लेना पड़ेगा। वैन चाओ के दिमाग में खिचड़ी पक रही थी, अभी उसे बस विंग के घर जल्दी जल्दी पहुंचना है। पता नहीं विंग के घर पे क्या हुआ है। विंग जो कि अब अच्छे से फ्रेशन अप होता है और रेडी हो जाता है घर के कामों को करने के लिए। घर की सफाई उसके फादर और विंग ने मिलकर कर दी है, क्योंकि उसके दोस्तों के घर उसके घर से काफ़ी दूर थे। विंग का घर काफ़ी दूर है शहर के एरिया से, वो शहर के बीचों बीच नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन है, जो घर हैं, वो बहुत महंगे हैं और उनके पास जो घर है वो बहुत ही उन्हें सस्ते में मिल गया था, क्योंकि ये बहुत आउट एरिया में है। आउट एरिया में ज़्यादातर जो प्लेस होती है वो सस्ती मिल जाती है, उन्हें ये घर उनके बजट के हिसाब से मिल गया था, इसलिए उनका घर बहुत दूर है। उनके दोस्तों को यहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटे का टाइम तो लग जाएगा। तब तक घर की सफाई हो चुकी थी, अब बस खाना बनाना बाकी था। खाने की तैयारी करनी है उन लोगों को, ताकि उनके गेस्ट जो भी जहाँ आएंगे उन सबको खाना दिया जा सके। और गेस्ट लगभग 10 बजे तक आ जाएंगे, तो उन लोगों को जल्दी हाथ चलाना है। विंग जो भी किचन में था, तभी उसने देखा कि उसके डोर पर नॉक हो रहा है। उसके घर में डोरबेल भी नहीं है। विंग जो कि अपने छोटे से घर का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि कौन खड़ा है। जिस व्यक्ति को उसने सबसे आखिर में फ़ोन किया था, वो व्यक्ति सबसे पहले आया है। वहाँ पर वैन चाओ था। वैन चाओ जो पूरी तरीके से पसीने में भीगा भीगा नजर आ रहा था। विंग जिसने कहा, तुम क्या साइकिल चला कर आए हो? वैन चाओ जिसने कहा, नहीं, बाइक से आया हूँ। एक्चुअली बहुत तेज़ आया ना, तो वहाँ तो हवा लगी, लेकिन अचानक उतरा तो गर्मी लगी इसलिए, वैसे भी गर्मी का मौसम है। विंग जिसने फिर वैन चाओ को अंदर बुलाया और अपने डैड से मिलवाया। वैन चाओ सोच रहा था पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। विंग के पास आकर उससे सबसे पहले यही पूछा था कि क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना। पर विंग का नॉर्मल रिएक्शन देख करके शुयांग वैन चाओ जैसे थोड़ी तसल्ली मिली कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर वैन चाओ जो विंग के डैड से मिलता है, उनसे बातें करता है, और वैन चाओ जो बहुत हम्बल और पोलाइट था विंग के डैड के साथ में, फिर वो किचन में जाता है। किचन में जा करके विंग की तरफ देखकर उसने कहा, विंग यू नो ना, मुझे किचन में कुछ काम करना नहीं आता है। विंग जिसने कहा, आई नो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दूसरा काम रखा है। देखो वहाँ सिंक में बहुत सारे बर्तन रखे हैं, मैं तुम्हें एक धुल के दिखाऊंगा और तुम बाकी के बर्तन धुलोगे। वैन चाओ जिसने कहा, सीरियसली विंग, मैं एक अल्फा हूँ और तुम मुझसे ये काम कराओगे? विंग जिसने कहा, हाँ, मैं एक अल्फा हूँ, प्लीज़ मुझे ये दोस्त पता है ना, बंद करो, और अगर तुम एक अल्फा को दोस्त दे रहा ना तो निकल जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, निकल जाओ मेरे घर से। वैन चाओ जिसने कहा, ऑल राइट, मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे घर से। एक बार तुमने मुझे बुला लिया ना विंग, अब तो तुम चाहकर भी मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। विंग जो हंसने लगा, तभी दोबारा से दरवाज़ा बजा। विंग जिसने कहा, मैं देखता हूँ जाकर। वैन चाओ जिसने कहा, नहीं, तुम मत जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। विंग जिसने कहा, नहीं, मैं देखूंगा। वैन चाओ और विंग लड़ रहे थे, तब तक विंग के फादर ने जाकर के दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ पर कोई था जो बहुत हड़बड़ी में भागता हुआ आया, जो कि शुयांग था। शुयांग और सिंचेन दोनों आए थे। वो दोनों जैसे ही अंदर आए ना, वो विंग के पास गए डायरेक्ट। शुयांग जिसने विंग को चेक करते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट लगी है या कुछ गड़बड़ हुई है? क्या अंकल तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं शादी के लिए? अंकल आप इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, अगर विंग को वो लड़का पसंद नहीं है तो। विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग जिसने शुयांग को खुद से दूर किया, उसे बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रहा था।
उसका दोस्त क्या थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर सकता? फिर विंग को खुद ही याद आया, उसने ही तो अपने दोस्त को कुछ नहीं बताया था कि क्यों उसने यहाँ बुलाया उसे। इससे अच्छा तो वेंचाओ निकला जिसने इतना रिएक्ट नहीं किया। विंग ने कहा, श्रेयांग एक्चुअली सब कुछ ठीक है एंड मेरे डैड मेरे दोस्तों से मिलना चाहते थे और हमारे गेस्ट के लिए जो काम करना है उसके लिए हेल्पर्स की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा तुम लोगों से अच्छा हेल्पर तो कोई होगा ही नहीं, इसलिए मैंने सबको कॉल कर लिया। जो शुयांग है ना जिसने विंग को पकड़ लिया, उसने कहा, विंग तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मतलब मेरी सुबह की नींद ख़राब की तुमने, मैंने सिंचैन की नींद ख़राब की है और उससे इतनी ब्यूटीफुल तरीके से सोती हुई मैं निहार रहा था, उन पलों को छोड़कर मैं यहाँ तुम्हारा हेल्पर बनने के लिए आया हूँ। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। सिंचैन जो बस वहाँ खड़े खड़े मज़े ले रहा था। जो मिस्टर वी हैं उन्होंने सिंचैन को देखा और कहा, बेटा तुम तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। सिंचैन जिसने कहा, हाँ अंकल, शायद मैंने भी आपको कहीं देखा है। तभी उन दोनों को एकदम से याद आया, उन्होंने कहा, ओह गॉड, वो दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे। विंग ने कहा, क्या हुआ, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? विंग के फादर वी चांग से जिन्होंने कहा, हाँ विंग ये तुम्हारे अंकल हैं। विंग ने कहा, क्या? वहाँ पर बाकी लोग भी और ज़ोर से चिल्लाकर बोले थे, क्या? दो लोग और दरवाजे पे खड़े थे जिन्होंने भी ये कहा, क्या? वो लोग अंदर आए, सब लोगों ने उनकी तरफ भी देखा। वहाँ पर आए हुए थे हमारे प्यारे प्यारे नी हुसैन और उसका पार्टनर मो शन्यू। वो दोनों वहाँ आ चुके थे। मो शन्यू जिसका मुंह अभी भी थोड़ा थोड़ा फूला फूला दिख रहा था, जिससे समझ आता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में है, पर पता नहीं कैसे नी हुसैन उसे मना करके यहाँ भी ले आया। यहाँ पर विंजस ने कहा, इन दोनों को इग्नोर करते हुए, डैड आपने कहा कि सिंचन मेरा अंकल, सच में उसकी और मेरी एकदम सिमिलर है, वो बस उससे 1-2 साल ही बड़ा है। विंग के फादर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, पर तुम्हारी जो ग्रैंड माँ है ना, उन्होंने इसे गोद लिया है। हम इसकी शादी में मिले थे, मतलब ये मुझे बहुत बहुत पहले दिखा था, तब से मैं इससे मिला नहीं हूँ। जब ये 16 साल का था ना, तब मैंने इसे देखा था, तब से अब मिल रहा हूँ, तब से अब जाके मैंने इसे देखा है। वेल, तुम्हारा ये अंकल है, तुम्हारी मदर का भाई। ये सुनकर ना विंग थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगा। सिंचन से वो एकदम फॉर्मल रहता है हमेशा से, उतना ज़्यादा वो एकदम होता है ना फ्रेंडली, उतना हो नहीं पाया था, और अभी एक रिश्ता और उभर के आया, जिसके बाद तो विंग सोच रहा था कि क्या सच में। तब तक बाकी के 2 लोग भी आ चुके थे, यान ली और उसका लाइफ पार्टनर जिन जिशवान, वो लोग भी आ चुके थे। सब लोग अब आ चुके थे तो बस काम पर लग गए। पूरा घर बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया था। सब लोग अपने जिन 2 लोगों को उसने बताया था ना कि वो अपने घर में हेल्प के लिए बुलाना चाहता है, वो लोग कार से आए थे और वो लोग सामान भी लेकर आए थे, काफ़ी सारा खाना बनाने के लिए भी और घर को सजाने के लिए भी। और उन्होंने वी चांग को मना लिया था इस बात के लिए कि वो सामान अपने दोस्त की वेडिंग के लिए लगाना चाहते हैं। इसमें वी चांग का वो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने दोस्त के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका हक नहीं बनता है उन्हें रोकने का, क्योंकि वी चांग से ना एक बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान है जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, तो वो किसी और की चीज़ नहीं ले सकते और ना ही वो अपने बेटे को लेने देते हैं। वो उससे हमेशा बोलते हैं कि किसी की कोई चीज़ भी मत लो, फ्री में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अभी जो ये भावना स्वरूप वो दे रहे हैं तो उस चीज़ को मना नहीं कर सकते। सारी चीज़ें हो चुकी थी और 10 भी बजने वाले थे। शायद ये जो फैमिली है वो टाइम की बिल्कुल पाबंद है, क्योंकि जैसे ही 10 बजे वैसे ही वो फैमिली वहाँ पहुँच चुकी थी। वहाँ पर 2 लग्जूरियस कार आई थी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी, पर वो कार्स एंट्रेंस पर रुकी और वहाँ से काफ़ी सारे लोग भी उतरे, पर उनमें से जो मेन जो पर्सन था वो उतर करके वहाँ लगी बाकी कारों की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे जहाँ तक पता है कि ये इंसान काफ़ी गरीब है, इसके पास एक बाइक भी नहीं है, तो इतनी सारी कारें कहाँ से आई। वहाँ 2 कार थी और एक बाइक थी और एक लंबी मर्सिडीज़ भी खड़ी थी। ये देख करके वो थोड़ा हैरान थे, लेकिन वो भी अंदर आते हैं। दरवाज़ा उनके लिए जा करके वी चांग से ने खोला था। मिसेस वी वहाँ पर बैठ गई थी। उनकी तबीयत भले ख़राब हो, पर उनके बेटी की शादी की बात है तो वो कैसे दूर हट सकती हैं। वहाँ लान फैमिली आई हुई थी, जिसे देख कर विंग के सारे दोस्त हैरान थे और आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। दूसरी तरफ जो वेंचा था उसने विंग की तरफ देखा और विंग को साइड में लेकर उसने कहा, विंग तुमने बताया नहीं, ये लान फैमिली है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। ये चाइना की रिचेस्ट फैमिली में से एक है, तुम्हें पता है, ये इनकी फैमिली तो हमसे भी ज़्यादा रिच है। विंगस ने कहा, सच में तुमसे भी ज़्यादा रिच है? वेंचाइस ने कहा, हाँ। वेल, इनमें से कौन सा लड़का है? विंगस ने कहा, पता नहीं,
वहाँ 2 लड़के बैठे हुए थे जो एकदम सिमिलर ही लग रहे थे देखने में। बस इतना सा फर्क था, एक व्यक्ति जो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था और दूसरा जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। विंगेस ने कहा, जो भी हो, अगर डैड ने कहा भी ना तो मैं उससे शादी करूँगा जो स्माइल कर रहा है। ये दूसरा वाला तो कुछ मिस्टीरियस लग रहा है ना। वैन चार्ल्स ने कहा, नहीं विंग, मेरी बात मानो तो तुम ये दूसरे वाले से करना। तुम्हारे डैड जिससे भी करने के लिए कहे ना, लेकिन तुम उसको ही सिलेक्ट करना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें कभी भी कोई गलत सजेशन नहीं दूंगा, समझ आया? विंगेस ने कहा, बट तुम सोचो ना, वो स्माइल भी नहीं कर रहा है। वैन चार्ल्स ने कहा, मेरी बात मानो विंग, वो स्माइल नहीं कर रहा है, पर वो पर्सन तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। विंग जो कि वापस आ गया था वहाँ से वैन चार्ल्स से बात करने के बाद, और विंग के सारे दोस्त विंग को बोल रहे थे कि जो स्माइल कर रहा है ना, विंग को वही चूज़ करना चाहिए। सिर्फ एक वैन चार्ल्स था जिसने कहा था कि जो स्माइल नहीं कर रहा है, विंग को वो चूज़ करना है। विंग जिससे उसके डैड बुलाते हैं, विंग जो वहाँ जाता है उनके पास बैठ जाता है, और वो सामने की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, वो नीचे देख रहा था फ्लोर की तरफ। विंग को बहुत ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। अभी उसे शर्म नहीं आ रही है, नहीं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है वो, बस उसे ऑकवर्ड महसूस हो रहा है। वहाँ पर एक बूढ़े आदमी थे और वो उनके साथ बैठे हुए थे, मतलब कुल मिलाकर 3 लोग थे वहाँ पर। एक वो बूढ़ा आदमी और 2 यंग बॉयज़ जो वहाँ बैठे हुए थे, जो कि सूट में थे, और दोनों ही ने ही हल्का ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, एक टाई लगाई हुई थी और ब्लैक कलर के लेदर शूज़ पहने हुए थे जो बहुत ज़्यादा जच रहे थे। दोनों के हेयर स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट थी और दोनों का फेशियल एक्सप्रेशन भी दूसरे से डिफरेंट थे, बट हाँ, फेशियल फीचर्स ज़रूर एक दूसरे से मैच खा रहे थे। अब मिस्टर लान और जो विचांग से हैं वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। विंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उन दोनों लड़कों को भी मिस्टर लान इंट्रोड्यूस करते हैं। बोलते हैं, विंग मेरी बात सुनो, ये मेरा नेफ्यू लान वांगजी है और ये मेरा नेफ्यू लान सिचन है। ये मेरा बड़ा नेफ्यू है और वो मेरा छोटा नेफ्यू है। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बड़े नेफ्यू से शादी करो, पर तुम अपनी मर्ज़ी बता सकते हो, तुम्हें जो इनमें से पसंद आए तुम बोल सकते हो, मैं बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करूँगा। विचांग से जिन्होंने कहा, विंग तुम्हें आज बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकते हो। लेकिन विंग जिसे पता है कि उसके फादर को उसने ना अपनी माँ से बात करते हुए सुना था मॉर्निंग में, जब उसके दोस्त नहीं आ रहे तब उसके फादर उसकी माँ से कह रहे थे कि अगर विंग आए लड़का पसंद कर लेता है तो वो जल्दी से जल्द विंग की शादी करा देंगे और मिस लान का अच्छे से इलाज करा पाएंगे, क्योंकि वो टेंशन फ्री रहेंगे, उनके पास कोई भी चिंता नहीं होगी करने के लिए। लेकिन अगर विंग कुछ टाइम लेता है तो वो उसे टाइम भी देंगे और वो वेट करेंगे विंग के हाँ या ना के जवाब का। विंग जिसे पता था कि ऐसे कुछ होगा। विंग जो देख रहा था कि ये जो खुश रहने वाला इंसान है ना, ये बहुत ओपन बुक सा लग रहा है, पर जैसा कि वेंचाओ ने कहा कि जो स्माइल नहीं कर रहा है वो व्यक्ति भी बहुत अच्छा है और उसके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा। उसके दोस्तों ने ये ज़रूर कहा उससे कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, उसको चूज़ करो, उसको चूज़ करो, पर किसी भी दोस्त ने ये नहीं कहा कि वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा विंग के लिए। ये सिर्फ वेंचाओ ने बहुत ही सटीकता से कहा और विंग को इस बात की गहराई समझ में आ रही है। तो विंग जिसने उसी टाइम पे जवाब दिया और कहा, मैं इनसे शादी करना चाहूँगा। विंग जिसने वांगजी की तरफ इशारा किया। वांगजी के फेस पर अब रिएक्शन था, वो रिएक्शन शॉक का था। विंग को वो शॉकिंगली देख रहा था। सीरियसली, मतलब सच में क्या कोई उसे पसंद कर सकता है? मिस्टर लान जो विंग की तरफ देख रहे थे गौर से, क्या कि ये लड़का पलटने वाला है कुछ टाइम में? मिस्टर लान जिन्होंने कहा, विंग क्या तुमने वांगजी के बारे में कहा जो वो वहाँ बैठा है, उसके बारे में? विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। मिस्टर लान हैरान थे कि सच में उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कई रिश्ते देखे हैं, बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, और हर बार जो भी ओमेगा होता है वो सचिन को पसंद करता है और सचिन ये कहते हुए रिजेक्ट कर देता है उस ओमेगा को कि जो ये ओमेगा है ना, लोगों को उसके अपीयरेंस से जज करता है, उनके ऊपर की चीज़ों से जज करता है, क्योंकि तभी तो उनको मुस्कुराता हुए देखकर हर कोई उनके लिए हाँ कर देता है। और एक रीज़न ये भी है कि सचिन अपने भाई से पहले शादी करना नहीं चाहते, और दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि उन्होंने किसी और को पहले से पसंद किया हुआ है, तो वो किसी और से शादी कर ही नहीं सकते। वो वहाँ पर जाते भी इसलिए हैं ताकि कोई ओमेगा उनके भाई को पसंद कर ले, अपने अंकल को वो मना नहीं कर सकते। पर क्या करें, हर बार ऐसा ही होता है। पर इस बार सचिन भी शॉक थे, वो भी हैरान होकर विंग को देख रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग उन्हें पसंद नहीं करेगा, बल्कि इसलिए कि उनके भाई को पसंद किया है। सच में फाइनली किसी ने उसके भाई को पसंद तो किया। सचिन जो एक्साइटेड हो गए, उन्होंने एक्साइटमेंट में कहा, ग्रेट, कब शादी करनी है अंकल?
मैं तो कहता हूँ कल ही इन दोनों की शादी करा देते हैं। उसके अंकल सचिन को देख रहे थे। क्या सच में? मतलब उनका नेफ्यू जो हमेशा बोलता है कि शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, टाइम लगाना चाहिए, और वो हमेशा अपने पार्टनर से एक दो मीटिंग रखता है और उसके बाद ही बोलता है कि शादी करनी है नहीं करनी। हर बार उसका जवाब ना में आता है और अपने भाई के लिए वो इतना उतावला हो रहा है। वांग जी जो खुद हैरान भी था, लेकिन हैरान जो नहीं था वो था वीचांग से। उसे पता है कि उसके बेटे ने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। तो वीचांग से इसने कहा, ठीक है, अगर तुम इसे चाहते हो तो ठीक है, क्या तुम इससे अकेले में बात करना चाहोगे? विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। मिस्टर लांजे ने अब थोड़ा सा घबराहट हो रहा था कि विंग ने पहले तो हाँ कह दिया, अब वापस आने के बाद वो ना ही कहेगा, क्योंकि वांग जी ज़्यादा बातें नहीं करता है, उन्हें ये बात पता है। वांग जी और विंग जो कि अब एक अलग कमरे में चले गए थे। उनका घर छोटा ज़रूर है, पर हाँ उसमें 2 से 3 कमरे हैं। एक किचन है, एक लिविंग एरिया है, एक उस मॉम डैड का रूम है और एक विंग का, और एक अलग रूम भी है। तो वो उस अलग से रूम में चले गए थे जो कि एकदम खाली पड़ा हुआ है। वहाँ जाकर विंग जिसने लान वांग जी को वहीं बैठने के लिए कहा और उसके पास बैठकर विंग जिसने बोलना स्टार्ट किया। उसने कहा, देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, पर मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो अपने सपने पूरा करना चाहता है। मेरा कोई इरादा नहीं था इतनी जल्दी शादी करने का, पर मेरे पिता चाहते हैं और मैं उन्हें मना नहीं करना चाहता। ये रीज़न नहीं है कि मैं इसलिए आपके लिए हाँ कह रहा हूँ, बल्कि एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बातें समझ सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। मैं किसी के आगे दब के नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा घर में कल काम करने का मन ना करे, खाना बनाने का मन ना करे, तो मैं घर में एक नौकर रख सकूँ, वो भी अपने पैसों से। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे गुस्सा आए तो मैं अपना मोबाइल तोड़ दूँ और आपसे दोबारा ख़रीदने के लिए ना कहूँ, क्योंकि मैं खुद से वो मोबाइल दोबारा ख़रीदूँ। मैं चाहता हूँ कि कहीं अगर मुझे घूमने जाना हो तो हम दोनों के पैसे मैं दूँ, आप नहीं। अगर मुझे कुछ चीज़ ख़रीदने का मन करे तो मैं बिना कुछ बताए उसे ख़रीद लूँ। अगर मुझे गिफ्ट देने का मन करे अपने पेरेंट्स को तो मुझे परमिशन लेने नहीं पड़े, मैं बिना परमिशन के कुछ भी खरीद सकूं अपनी फैमिली के लिए। और हाँ, मेरी फैमिली में आपकी फैमिली भी इंक्लूडेड है। मैं दोनों के लिए गिफ्ट खरीद सकूं बिना किसी भेदभाव के। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। मैं जानता हूँ कि शादी के बाद ज़िंदगी बदलती है, हमें एडजस्टमेंट करने होते हैं, मैं करूँगा भी। पर मैं इतना चाहता हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत हो, मुझे कभी बाहर जाना पड़े, तो आप मुझे ना रोकें, मेरा सपोर्ट करें। क्या मैं इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूँ? वांग जी जिसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। वो इतना परमिशन देता है, इतनी छूट उनकी फैमिली में है। उन्होंने पहले ही इस बात पर डिस्कशन किया हुआ है, उनके अंकल ने उन्हें पहले ही बताया हुआ है कि उनके ओमेगास को ये फ्रीडम होगी, चाहे वो चाहें या ना चाहें, उनके अंकल ये फ्रीडम देंगे। तो वांग जी इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो पहले से ही तय है। पर हाँ, वांग जी को ये लड़का काफ़ी पसंद आया, इम्प्रेस कर गया ये लड़का, क्योंकि आज तक वांग जी ने ये सुना है कि जो भी लड़कियों से मिले हैं ना, जिन लोगों ने सचिन के लिए हाँ कहा और सचिन के इनकार करने पर वो वांग जी से मिलते थे, तो वो यही दिखाते ना, उनकी झलक में ही दिखता था कि वो वांग जी के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वांग जी अमीर है। पर ये लड़का, इसका पॉइंट ऑफ व्यू ही एकदम डिफरेंट है। मतलब फर्स्ट मीटिंग से ही इसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। इसने सचिन को चूज़ ही नहीं किया, इसने डायरेक्ट वांग जी को चूज़ किया है और डायरेक्ट उससे बातें कर रहा है, उसके लिए डायरेक्ट हाँ कहा है बिना किसी मीटिंग के। विंग जिसने आए कहा, हाँ ठीक है, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर पे बात करें, मेरा नाम मत लीजिएगा। अगर आपने कहा तो शायद आपके घर वाले सोचे कि मैं बहुत उतावला हूँ। क्या आप ये शादी जल्दी कर सकते हैं? मतलब अगर ये शादी 1 हफ़्ते में हो जाए तो और अच्छा रहेगा, और अगर 1 हफ़्ते से पहले हो तो और अच्छा रहेगा। वांग जी जो हैरान था अभी, उसके मन में एक क्वेश्चन आया तो उसने पूछ लिया, क्यों? विंग जिसने कहा, वैसे तो मुझे ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि हम पहली मीटिंग कर रहे हैं, पर जब हम शादी करने ही वाले हैं तो मेरे अकॉर्डिंग पार्टनर्स को एक दूसरे से बातें छिपानी नहीं चाहिए, बल्कि खुद को ये बतानी चाहिए, चाहे अब वो कैसी भी बातें हों। तो ठीक है, एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे डैड, उनके ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मेरी वजह से मॉम पर ध्यान कम दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी चिंता लगी रहती है। मैं जो दोपहर में, रात में अपने काम के लिए निकल जाता हूँ, अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता हूँ, उसके बाद उन्हें मेरी टेंशन लगी रहती है कि एक अकेला ओमेगा जो कि इतना कमज़ोर है वो बाहर कैसे रहेगा। हालांकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर एक पिता का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो पिता ही है, उनका कुछ नहीं किया जा सकता।
पर हाँ, अगर मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहूँगा तो उन्हें इस बात की तसल्ली रहेगी कि मैं सेफ़ जगह पर हूँ और वो मेरी ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। इसलिए अगर मेरी शादी जल्दी हो जाती है तो मेरे फादर के सर से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार जल्दी होता जाएगा। विंग ये बोलते हुए बहुत क्यूट लग रहा था अभी। वांग जी जिसे ये लड़का ना पसंद आ चुका था, उसके लिए 100 आउट ऑफ 100 है, या कहे 100 आउट ऑफ 1000 है। विंग उसे पहली नज़र में पसंद आ गया अब तो। वांग जी जिसने कुछ देर बस हाँ हूँ में जवाब दिया, उसने ज़्यादा बातें नहीं की। विंग ने फिर पूछा, वैसे क्या आप बातें नहीं करते हैं? लेकिन अगर आप बातें नहीं करते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत बातें करता हूँ। मुझे बस एक ऐसा ही इंसान चाहिए था जो बैठ करके ना मेरी बातों को बस सुन सके और मुझे ये भी ना लगे कि वो मेरी बातें सुन नहीं रहा है। मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो उस चीज़ पे रिस्पॉन्स करना चाहिए, जो कुछ पूछूँ उसका आंसर करना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और तुम तो कम बोलते हो तो हमारा झगड़ा भी बहुत कम होगा, ये तो प्लस पॉइंट हो गया मेरे लिए। विंग ये बोलते हुए ना अब ओपन अप होते हुए जा रहा था। विंग अपने बारे में बहुत कुछ अब बता चुका था और वांग जी पूरी तरीके से इंटरेस्ट ले करके विंग को सुन रहा था। दूसरी तरफ जो मिस्टर लान है और विचांग्स है और वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन हमारा लान जो बस हैरान हो गया था क्योंकि लगभग 2 घंटे हो चुके हैं विंग और वांग जी को कमरे में गए हुए। वो 2 घंटे से बातें कर रहे हैं। सीरियसली उनका भाई बिल्कुल बात नहीं करता है कि ये दोनों बैठे हुए हैं। सिचेंजन के मन में ना आ रहा था कि वो एक बार जाके देख लेते हैं। तो सिचेंजन जो कहते हैं, अंकल क्या मैं उन दोनों को बुला लाऊं? उसने दोनों की तरफ देखा, मतलब अपने अंकल की तरफ भी और विंग के फादर की तरफ भी। उन दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया कि हाँ बुला लाओ, वैसे बहुत टाइम हो गया है। सिचेंजन जो उठते हैं और उसी कमरे की तरफ जाते हैं। वो दरवाजे पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए थे। अंदर जो विंग हंस रहा था, विंग ने कहा तुम ना बहुत ज़्यादा फ़नी हो। मैंने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा इंसान भी मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। सीरियसली तुम जैसा दिखते हो ना तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो बिल्कुल ऑपोजिट हो अपनी पर्सनालिटी के, जो तुम दिख रहे हो। तुम बहुत फ़नी हो। ऐसा बोलकर विंग जिसने ताली बजाई। सिचेंजन ने हल्का सा झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि विंग और वांग जी काफ़ी करीब बैठे हैं और विंग ने वांग जी के हाथ पर क्लैप किया था, जैसे हम हाई फाई करते हैं बिल्कुल वैसे। वांग जी जो हल्की हल्की मुस्कान दे रहा है, ये देखकर सिचेंजन का मन भर आया था। उन्हें लग रहा था कि सच में क्या उनका सपना पूरा हो रहा है। वो अपने भाई को नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं। ये सब लोग जीते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, पर अभी शायद वांग जी पहली मीटिंग में वो स्माइल कर रहा है किसी के साथ और उसके करीब भी बैठा है। वांग जी को फिजिकल टच बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हाई फाई कर रहा है। ये देखकर सचिन को अच्छा लगा तो वो बिना उन दोनों को बुलाए वापस लौट गए। वापस लौट कर जब वो वापस गए तब अंकल ने पूछा, क्या हुआ सचिन, क्या हुआ है? सचिन जिसने कहा, अंकल मुझे लगता है उन दोनों को थोड़ी देर और बात करने की ज़रूरत है। एक्चुअली वांग जी कुछ बोल रहा था और मुझे लगता है अभी उसके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। अंकल लान चिलन जिन्होंने कहा, तुमने कुछ गलत कहा सचिन, तुमने कहा वांग जी बात कर रहा है। सचिन जिन्होंने कहा, हाँ शुशु, हमारा वांग जी बात कर रहा है। हैरानी की बात है पर वांग जी सच में 2 घंटे से किसी से बातें कर रहा है। अंकल सच में हैरान थे। उन्होंने कहा, हमें रिश्ता मंजूर है। उन्होंने तुरंत ही जो विचांग से उनका हाथ पकड़ लिया, उन्हें गले लगाते हुए कहा, मुझे रिश्ता मंजूर है। मैं विंग की शादी जल्द से जल्द मेरे नेफ्यू से कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये शादी हम लोग 2 हफ्ते में ही ख़त्म कर दें। जो विचांग से उन्होंने कहा, 2 हफ्ते ये कुछ कम टाइम नहीं है। मैं मानता हूँ कि शादी जल्दी ही हो जाती है, पर 2 हफ्ते। मिस्टर लांजरो ने कहा, क्या है ना, मैं अब वेट नहीं कर सकता। मैं मेरे सन इन लॉ को मेरे घर ले जाना चाहता हूँ, या कहूँ मेरे सन को। वो मेरा 3rd सन होगा जिसे मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। विचांग से जिनके मन में ना मतलब एक फीलिंग उभर आई थी, जो एक पिता के मन में उभरती है कि क्या उनका नन्ही सी जान जो कल ही छोटा सा बच्चा था वो इतनी जल्दी उनसे दूर होने वाला है। हालांकि वो खुद भी उसकी शादी करना चाहते हैं, पर उनके मन में था कि इतनी जल्दी। उन्होंने सोचा था कि इस बार उसकी सगाई करेंगे और अगले साल उसकी शादी करेंगे, पर ये 2 हफ्ते, सच में 2 हफ्ते। दूसरी तरफ उनका खुद का बेटा 1 हफ्ते वाली बात वांग जी को बोल चुका है। कुछ टाइम बाद मतलब लगभग आधा घंटा और बीत जाता है, तब विंग और वांग जी दोनों बाहर आते हैं। वांग जी जो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था अभी, उसके एक्सप्रेशंस को सिचेन और जो लानचिरन है वो देखकर समझ सकते थे।
पर वी चांग से को समझ नहीं आ रहा था। उनके फेस पर उनको लग रहा था ये लड़का ना मुस्कुराता नहीं है, इसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। विंग जो काफ़ी लाइट हार्टेड फील कर रहा था अभी, क्योंकि उसने अपने सिचुएशन जो भी है ना वांग जी को सब कुछ बता दिया है और वांग जी ने हर एक चीज़ पर एग्री किया है। विंग जो चाहे वो कर सकता है। विंग ने तो ये भी पूछा था अगर वो उसके अल्फा फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना चाहे तो रात में, वो भी वांग जी ने तुरंत हाँ बोल दिया था। उसने कहा था विंग ने कहा था कि मैं जा सकता हूँ। विंग को इतनी खुशी हो रही है ना कि ये लड़का ना बहुत सीधा है, एकदम सीधा है, एकदम दूध की तरह, एकदम कह सकते हैं एकदम सीधा। तो विंग के तो मज़े पड़ गए। विंग को ऐसा लग रहा था जो वेंचा है ना उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, वो बाद में वेंचा को ज़रूर थैंक यू बोलेगा इस चीज़ के लिए। अभी विंग जो वहाँ आता है और उनके पास बैठ जाता है। मिस्टर लान जिन्होंने कहा विंग बेटा मैंने और तुम्हारे फादर ने सोचा है कि तुम दोनों की शादी हम 6 महीने में करा देंगे, क्योंकि मिस्टर लान जो बोल रहे थे कि 1 साल, और जो लान चिलन है उसने कहा कि 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो 2 हफ्ते लेकर जा रहे थे, वो बहुत मुश्किल से 6 महीने में माने हैं। लेकिन जो वांग जी है उसने कहा 1 हफ्ता। जो वहाँ पर बैठे हुए दोनों लोग थे उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा हाँ। वांग जी ने कहा शादी 1 हफ्ते में। लान चिलन जो बस देख रहा था उसके नेफ्यू को, क्या ये सच में शादी करना भी चाहता है और इतनी जल्दी वो भी। सीजन जो सोच रहा था वांग जी क्या तुम जल्दबाजी नहीं कर रहे? वांग जी ने कहा नहीं। विंग जी ने कहा 1 हफ्ता ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 हफ्ता। जो विंग चांग से उन्होंने कहा हाँ बेटा 1 हफ्ता बहुत कम है। विंग जी ने कहा नहीं डैड ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो सोच रहा था कि हम 2 दिन में ही शादी कर लेते हैं। वैसे भी शादी में कौन सी ज़्यादा रस्में पूरे फॉलो करनी होती है, 2 दिन ही ठीक रहेंगे। वांग जी जिसने तुरंत ही हाँ बोल दिया ठीक रहेगा। लान चिलन जो कि विंग को देख रहा था और अपने नेफ्यू को देख रहा था, ये दोनों सच में अच्छे से बातें मिला कर आए एक दूसरे की, जो यहाँ हाँ में हाँ मिला रहे एक दूसरे की बातों में। दूसरी तरफ मिस्टर वीजन का दिल ना तार तार हुए जा रहा था। क्या उनका बेटा उनको इतनी जल्दी छोड़कर जाना चाहता है? क्या उनके बेटे को ये लड़का इतना ज़्यादा पसंद आ गया? वो एक तरफ खुश भी थे कि विंग को कोई पसंद आ गया है, उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन दुखी भी थे। क्या विंग खुद कह रहा है 2 दिन में, अब वो मना भी कैसे करें? उनके बेटे ने खुद कह दिया है। वो लोग अब वहाँ पे रस्म वगैरह करते हैं। कुछ विंग के दोस्तों को वहाँ बुला लिया जाता है, क्योंकि विंग ने अपनी पूरी पोल ना वांग जी के सामने खोल दी थी। उसने बोल दिया था कि उसके दोस्त यहीं पर हैं, तो अब वांग जी को बोल दिया है तो विंग ने उन्हें बाहर निकाल दिया। लान चिलन जिससे ना विंग ने अपने दोस्तों को मिलवाया एक एक करके। वो बहुत शाय भी फील कर रहा था अभी के लिए, क्योंकि वो अपने इन लॉज के सामने अपने अल्फा दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर रहा है। पर शायद लान फैमिली इन सब चीज़ों से बहुत नॉर्मल फील कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कोई ज़्यादा हैवी रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने बहुत नॉर्मली लिया इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पर सारे अल्फाज के पार्टनर भी थे। एक बस वही व्यक्ति था जिसके पास पार्टनर नहीं था, वो था वेन चाओ जिसने कहा वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हो, मेरी बीवी है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी घर पर है। विंग जिसने अपने मन में कहा हाँ वो हिटलर, लेडी हिटलर, कभी कभी तो मेरा मन करता है उस लेडी को जान से मार दूँ, कितनी बेकार इंसान है। वहाँ जो वेंचाओ है उसकी वाइफ सच में एक लालची औरत है, जो है वांग लिनजाओ जो बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा। और वो हमेशा वेंचाओ के ऊपर हुक्म चलाती रहती है। वेंचाओ बहुत कम घर जाता है, वो अपने खानदानी घर में बहुत कम जाता है। उसकी बीवी वहीं पर है, उसने खुद का अपार्टमेंट लिया हुआ है और वेंचाओ वहीं रहता है। वेंचाओ की एक हरकत जो विंग को कभी पसंद नहीं आती है, वहाँ उनके ग्रुप में किसी को पसंद नहीं है, वो ये है कि वो आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ में हैंग आउट करता हुआ घूमता है। खैर वो इस बात के लिए उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वाइफ ही ऐसी है और अल्फा की भावनाओं को समझते हुए उसे सपोर्ट करते हैं। पर विंग नहीं करता। विंग बोलता है कि अगर एक बार वेंचाओ की वाइफ को चांस दे तो शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। पर वेंचाओ जिसने कहा कि उसने अपनी वाइफ को कई बार चांस दिया है, पर उसकी वाइफ चांस डिजर्व ही नहीं करती है। खैर अभी के लिए तो हम टू द पॉइंट आते हैं। तो विंग और वांग जी की शादी तय हो जाती है, फिक्स हो जाती है। इसके बाद लान फैमिली वहाँ से निकल जाती है और विंग जो काफ़ी लाइट मूडेड था, विंग के फादर जो सबको अच्छे से रिसीव करते हैं, उनको बाय बोलते हैं। फिर बाद में विंग के दोस्त भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब वहाँ पर विंग, उसकी माँ और उसके डैड थे। उसकी माँ जिन्होंने पूछा विंग तुम ठीक तो हो ना बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम प्रेशर में आके हाँ बोल रहे हो? क्या तुम्हारे डैड ने तुमसे प्रेशराइज किया है तुम्हें? विंग ने कहा नहीं मॉम, पर वो लड़का बहुत अच्छा है, आपको पता है वो बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था।
वो कुछ नहीं बोलता है, एकदम चुप रहता है, मेरी पूरी बातें सुनता है और पूरी बातों पे हाँ हूँ में रिस्पॉन्स भी करता है, पूरे ध्यान से सुनता है। उसने मुझे हर एक चीज़ की परमिशन भी दी है। मैं कह सकता हूँ मुझे फ्रीडम मिलेगी, जो मैं जिस तरीके से यहाँ रहता हूँ मैं वहाँ भी वैसे रह पाऊँगा। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। वी चांग से जिन्होंने विंग को समझाने की कोशिश की कि ये 2 दिन बहुत जल्दी हो रहा है, पर विंग समझने को तैयार ही नहीं था। विंग ने ठान लिया है कि हाँ उसे अब शादी करनी है। और वैसे भी टाइम तो बहुत जल्दी निकलता है। उस दिन के बाद से 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं चर्च के अंदर, जहाँ काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। ज़्यादा लोग नहीं हैं, विंग के फ्रेंड्स हैं और सिचेन है, सिचेन का दोस्त है, या कहें विंग का भी दोस्त है। जियांग यानली का भाई भी है जियांग चैंग, वो वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो असल में जो ग्रूम है ना उसकी साइड से है, वो वांग जी की साइड से आया हुआ है, क्योंकि वो सिचेन के दोस्त बन के आया था, ना कि विंग के दोस्त का भाई बन के। अभी भी उनके दोस्त भी वहाँ पर थे, उनके पार्टनर्स भी थे। ज़्यादा लोग नहीं हैं, फिर भी काफ़ी लोग हैं। उन लोगों की शादी बहुत ही पीसफुल तरीके से बीतती है। उनकी शादी ट्रेडिशनल वे में हुई थी, जहाँ पर विंग को पुराने जो हिस्ट्री में ओमेगास जिस तरीके से ड्रेसअप होते थे, बिल्कुल वैसे विंग को ड्रेसअप किया गया था। उसके फेस पर एक काफ़ी थिक वेल भी था, जिसकी वजह से उसे सामने क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा था। शादी कंप्लीट होने के बाद में वो लोग वहाँ पे खाना खाने वाले थे। चर्च से निकल कर के वो लोग चर्च के पास में, मतलब एक एरिया था जहाँ पर उनके खाने का इंतज़ाम लान की तरफ से किया गया था। लांस ने वहाँ पर पूरा फूड का सिस्टम रखा हुआ था, क्योंकि वो यहीं से विंग को अपने साथ लेकर जाएंगे। वहाँ पर खाना लगाया गया और ट्रेडिशनल वे में, जहाँ पर लांस का जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रूम एंड ब्राइड हैं उन लोगों को एक ही प्लेट के अंदर खाना खाना होता है। तो एक प्लेट में उन दोनों को खाना सर्व किया गया था। वहाँ पर काफ़ी सारी मिठाइयाँ ज़्यादा थी, क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से ज़्यादा तीखा खाना शादी के तुरंत बाद नहीं खिलाया जा सकता है, ना ही ब्रूम को ना ही ब्राइड को। ये उनका ट्रेडिशन है, इसलिए वहाँ पर मिठाइयाँ थी और नॉन स्पाइसी फूड ज़्यादा रखा हुआ था। वहाँ उस फूड को सर्व किया गया। सब लोग उस फूड को एंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि स्वीट्स काफ़ी अच्छी थी। नॉन स्पाइसी फूड भी टेस्ट में बुरा नहीं था, काफ़ी टेस्टी था वो भी, बस उसमें स्पाइसेस की कमी लग रही थी। काफ़ी लोग जो स्पाइसेस खाते हैं उन्हें, विंग जिसका बिल्कुल मन नहीं था कुछ खाने के लिए, अभी वांग जीजू उसके साथ बैठा था, वो लोग एक ही प्लेट से कुछ ना कुछ खा रहे थे। वांग जीजिस ने वहाँ रखी एक मिठाई उठाई और विंग की तरफ बढ़ा दी। वेल के अंदर से विंग ने वांग जी के हाथ को देखा और उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। ये जो एक्ट था ना विंग को बहुत पसंद आया। ये उसकी लाइफ में एक बहुत ही क्यूट मोमेंट जैसा एक्ट है। उसने काफ़ी सारे कपल्स को एक दूसरे को खिलाते हुए एक्ट करते हुए देखा है, उसे वो बहुत क्यूट लगता था। कभी कभी उसके मन में आता भी था कि अगर उसके पास पार्टनर होगा ना जब फ्यूचर में कभी, तो वो उसे ट्रेन करेगा विंग के साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। कि वांग जी का ये एक्ट उसे बहुत ज़्यादा टस्ट फील करा गया। विंग जो उससे एक बाइट ले लेता है, वांग जी जो उस फूड को वापस लेता है और विंग का जूठा किया हुआ ही वो खा लेता है। इसके बाद वो अपना खाना ख़त्म करते हैं और लांस विंग को अपने साथ ले आते हैं। विंग जब निकल रहा था तो विंग के फादर बिल्कुल नहीं रोए, ना ही विंग के दोस्त रोए, क्योंकि विंग ने कहा था अगर कोई रोया तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा। एक आंसू भी किसी ने बहाया। हालांकि वो लोग रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो लोग आवाज़ नहीं कर रहे थे। उनकी आवाज़ों में वो चीज़, वो झलक नहीं दे रहे थे कि वो ज़्यादा दुखी हैं। और विंग को बहुत दुख हो रहा था इस बात से। उसने पहले कहा था कि वो लोग ना रोए, लेकिन उनको रोता हुआ ना देखकर ना उससे ज़्यादा दुख हुआ। अभी विंग जो गाड़ी के अंदर बैठ गया था, वो बैठने के बाद ना अब धीरे धीरे से ना सिसक रहा था। वांग जी जिसने विंग को साइडली उसके हाथ को ना टाइटली होल्ड कर लिया, ताकि विंग को ऐसा एहसास हो सके तो हाँ कोई उसके पास है। विंग को जब ये महसूस हुआ कि उसके हस्बैंड ने उसके हाथ को पकड़ लिया है, तो विंग की बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगी। उसके आंसू अपने आप रुक गए, क्योंकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो चुका था। विंग जिसके दिमाग में आया हस्बैंड, विंग अब मैरिड है। एक दिन कुछ घंटों पहले ही वो एक सिंगल ओमेगा था और अभी वो किसी का वाइफ बन चुका है। कितना अजीब है। एट द सेम टाइम ये कितना ज़्यादा सुकून देने वाला है, कितना ज़्यादा मीठा मीठा एहसास है। विंग को वो एहसास बहुत अजीब भी महसूस करा रहा था और बहुत अच्छा भी। मतलब उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि कल तक वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, अपने रिजल्ट के आने का वेट कर रहा था अपने कॉलेज के, और आज वो किसी का वाइफ बन चुका है। खैर अभी वो लांस के हाउस में आता है।
लांस का हाउस उसने पहली बार देखा है। उसने फ़ोटोज़ में काफ़ी देखा है क्योंकि लांस हमेशा चर्चा में रहते हैं। विंग जिसने उसको फ़ोटो में देखा था, लेकिन असलियत में ये घर और भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो घर बहुत खूबसूरत है। उस घर की दीवारें मार्बल से बनी हुई हैं, वो मार्बल जो वाइट रंग का है। विंग उस घर के अंदर जाता है, उसे वहाँ का फ्लोर दिखाई दे रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसके फिर सर पर वेल थी। वांग जी उसे लीड कर रहा था। उन दोनों के हाथ में एक थ्रेड था। कार के अंदर वांग जी ने विंग का हाथ ज़रूर पकड़ के रखा था, लेकिन कार से उतरने के बाद से वांग जी ने विंग के हाथ को नहीं पकड़ा है, बल्कि उनके हाथ में एक थ्रेड है, एक रेड कलर का, जिसको पकड़ के लीड करते हुए वांग जी विंग को सीढ़ियाँ चढ़ा रहा है। विंग को सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं तो वो चढ़ सकता है, वो गिरेगा नहीं। विंग जो उस थ्रेड को पकड़ते हुए चल रहा है, पास ही में उसके साइड से सिचैन भी चल रहे हैं कि अगर विंग गिरे भी ना तो वो थाम ले उसे, एक भाई की तरह। क्योंकि भले उसका रिश्ता भी विंग के साथ तय होने वाला था, पर अब विंग उसका ब्रदर इन लॉ है तो उसका भाई हुआ और सिचैन उसको भाई ही मानता है। वैसे भी उसे विंग में कोई इंटरेस्ट पहले से भी नहीं था, क्योंकि उसके पास तो कोई और है, उसका लवर है। इसलिए अभी विंग को उसके रूम में ले जाया जाता है। वहाँ जा कर के विंग उस बेड पर बैठ गया था। अभी दिन का टाइम है, शाम का वक्त हो रहा है। विंग वहाँ बैठा था। कुछ टाइम बाद वो देखता है कि रूम में कोई आया है। विंग जिसने कोई रिएक्ट नहीं किया। विंग उस बेड के बीचों बीच बैठा था। विंग देख सकता है कि उसके सामने एक हार्ट शेप बना हुआ है। एक हार्ट के शेप में फंकुरियों से एक हार्ट का शेप बना हुआ है, रेड कलर की रोजेस से, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उस रूम में हल्की हल्की महक आ रही है और हल्की हल्की लाइट भी जली हुई है, डिम लाइटिंग है। वहाँ लांचेरन आया था। लांचेरन जो विंग के पास आके बैठता है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और कहता है, बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत अरमानों से यहाँ लेकर आया हूँ। उम्मीद यही रहेगी कि मेरे घर को, मेरे परिवार को तुम एक साथ रखोगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों नेफ्यू मेरे मरने के बाद भी साथ रहे। विंग जिसने ये सुनते ही अंकल चिरन का हाथ टाइटली होल्ड कर लिया। विंग जिसने उन्हें ज़्यादा बोलने का मौका न देते हुए कहा, शूशू मैं ये सुनना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये परिवार हमेशा साथ रहेगा, कभी कभी कोई अलग नहीं होगा। और मैं हमेशा से अपने लिए एक बड़ा भाई चाहता था, और जब मुझे मिला है तो मैं उनसे दूर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मुझे हमेशा से एक बड़ी परिवार पसंद आया है। मैं छोटी जगह पर रहना पसंद नहीं करता। सिर्फ 2 व्यक्तियों घर में, इसमें क्या मज़ा है, जब तक कि बड़ा भरा पूरा परिवार ना हो। अंकल चिरन जिन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो तुम अपना भरा पूरा परिवार बनाना और उसे संभाल के रखना। विंग जो इस बात का मतलब बहुत ही बखूबी समझ गया था कि अंकल क्या कहना चाहते हैं, और ये सुनकर उसे शर्म भी आई थी। अंकल चिरन जो विंग से काफ़ी देर तक बैठ करके बातें करते हैं, नीचे जो सिचैन है वो वांग जी को समझा रहे थे कि उसे कितने अच्छे से रिएक्ट करना है, विंग के साथ में अच्छे से बातें करनी है, उसे समझना है, उसे टाइम देना है। अगर विंग रेडी ना हो तो वांग जी को उसके करीब नहीं जाना है, उसे टाइम देना है। अब इधर अंकल चिरन जो विंग को समझा रहे थे कि वांग जी थोड़ा शाय है, बातें कम करता है। वांग जी अगर तुम्हारे पास ना आए तो तुम उसके पास जाना, तुम्हें उसे अप्रोच करना होगा, क्योंकि वांग जी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सैड है और वो काफ़ी ज़्यादा शाय भी है। वो किसी ओमेगा से बात भी नहीं करता है, उसके करीब भी नहीं जाता है। तुम पहले और आखिरी ओमेगा हो उसकी ज़िंदगी में, जो उसके करीब जा रहे हो और उससे बात कर रहे हो। विंग ये बात समझ गया था। अब देखते हैं हम कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पर वांग जी जो रूम के अंदर है और वो वहीं बैठा हुआ है। वांग जी के दिमाग में अपने भाई की बताई गई बातें चल रही हैं, जिसमें वो सोच रहा है उसे विंग को टाइम देना चाहिए। पहले दिन ही कौन इतना कंफर्टेबल होता है, वैसे भी वांग जी कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ उसे विंग के साथ में अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ विंग जो सोच रहा था, अंकल ने कहा था वांग जी शाय है, मुझे ही कुछ करना होगा। ये सोचकर विंग जो वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसने कहा, हाँ तुम्हें कुछ चाहिए? विंग जिसने कहा, मेरा वेल तो हटाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वांग जी जिसने फिर विंग की तरफ मूव करते हुए उसके सर से वेल हटाया और वांग जी जिसने विंग के फेस को देखा, ओ गॉड, वांग जी की पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। वांग जी उसे देख रहा है क्योंकि वांग जी को उसके भाई ने बताया है वांग जी विंग के बारे में कुछ भी सोच सकता है। वो विंग जो है ना उसका है, तो वांग जी का पर विंग का हक है और विंग पर वांग जी का हक है। वांग जी किसी और ओमेगा को उस नज़र से नहीं देख सकता जिस नज़र से वो विंग को देख सकता है। जिस दिन विंग को वो देखने गया था उस दिन भी उसे ये फील नहीं आया था जो आज आ रहा है, क्योंकि वो दोनों मैरिड हैं अब। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था, विंग की वो ब्राउन आइज़, ओ गॉड,
वांग जी की धड़कनें तेज़ कर रही थी, बहुत तेज़। विंग जो वांग जी करीब आया और उसके दिल पर हाथ रख लिया। इससे वांग जी के दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई। वांग जी ने भी विंग के हाथ के ऊपर हाथ रख दिया था, क्योंकि ये अचानक हुआ था। अभी भी उन दोनों का आई कांटेक्ट बरकरार था। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, देखो, मैं जानता हूँ ये अरेंज मैरिज है, पर मैं प्यार करना चाहता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करना चाहता हूँ, इतना जितना तुमसे कोई ना कर सके। वांग जी जो ये सुन करके ना बस विंग को देखे जा रहा था। उसकी पूरी बॉडी में गूज बम्स आ गए थे ये सुनते हुए। ओ गॉड, ये लड़का क्या बोल रहा है। विंग जो वांग जी से और भी फ्लर्टी टोन में बहुत सारी बातें कहता है। वांग जी को वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था, पर एक्चुअल में वो सारी बातें वांग जी को हील कर रही थी। विंग उससे बोल रहा था कि वो कितना प्यार करना चाहता है वांग जी से, वांग जी को वो पसंद करता है, वांग जी का वो ख्याल रखना चाहता है, वांग जी को सपोर्ट करना चाहता है और उसका सपोर्ट अपने लिए चाहता है। ये सुनकर ना वांग जी को अच्छा लग रहा था। वांग जी ने विंग को हक किया और कहा, बस अब कुछ मत कहना। विंग जिस ने कहा, क्यों, तुम्हें बुरा लगा। वांग जी जिसने विंग को खुद से दूर किया और अपनी आंखें चुराते हुए कहा, नहीं। विंग जिस ने कहा, तो क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। वांग जी ने कहा, अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं रो दूंगा, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बहुत ज़्यादा पागल हो। विंग जिसने हंस पड़ा कि क्या सच में ये इंसान ऐसी बातें भी कर सकता है। ओह शिट। विंग जो हंसने लगा और विंग को हंसता देखकर वांग जी के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। इसके बाद वो दोनों अपने अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं। वांग जी जो विंग के लिए खुद से कुछ ड्रेसेस बाय करके लेकर आया था। हालांकि ये चीज़ ना उसने अपने घर में किसी को बताई नहीं थी। वांग जी के दिल में एक अरमान था कि उसकी फैमिली होगी अपनी, उसका एक पार्टनर होगा जो उसे समझेगा, उसे सपोर्ट करेगा, उससे प्यार करेगा, वांग जी उससे प्यार करेगा और उसकी फैमिली होगी, मतलब उसका खुद का अपना बेटा होगा या बेटी होगी। वो सब कुछ वो सोचता हुआ आया है अब तक। तो अभी जब है ना, तो वांग जी वो सब कुछ कर रहा है जो उसका करने का मन करता है। हर बार जब वो अपने लिए लाइफ पार्टनर देखने के लिए जाया करते थे और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था, तो वांग जी को बुरा लगता था। क्या वो लव डिज़र्व नहीं करता, क्या वो किसी चीज़ के लिए वर्दी नहीं है। जब सब लोग सारे उम्मीदवार उसकी दौलत के लिए उसके पास आते थे, तब वांग जी को ये फील होता था कि क्या उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर वांग जी के पास पैसा नहीं होता तो क्या ये लोग उसके पास नहीं आते। पर विंग के साथ उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, इसलिए वो विंग से पहली मीटिंग में इतना अटैच हो गया। अभी वो लोग रात में चेंज करते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग की कुछ रस्में होती हैं, कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। उसके बाद में अंकल लांचरन जिन्होंने कहा कि विंग जिसने अपने कॉलेज में आर्ट्स में मेजर लिया था, तो वो आर्ट्स एंड कल्चर में आगे बढ़ सकता है। उसके लिए वो और हाई स्टडीज़ के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। विंग वहाँ पढ़े और अपना करियर बनाए, क्योंकि विंग की यही इच्छा है। वांग जी ने अपने अंकल को बता दिया था ये सब कुछ कि विंग क्या चाहता है। उसके अंकल को इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं है, तो वो लोग वही कर रहे थे। अब उनका दिन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतने लगा था। विंग का कॉलेज का रिजल्ट भी आया और उसके बाद में तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि विंग के बहुत अच्छे नंबर आए थे, जिससे अंकल लांचरन को उस पर और भी ज़्यादा प्राउड महसूस हुआ। और वांग जी जिसने विंग को पूरा सपोर्ट किया उसके कल्चर एंड आर्ट के लिए। उन दोनों के बीच की दूरियां बहुत कम हो गई थी, बहुत कम। और ये दूरियां इतनी कम हुई कि उनके बीच में वो सब कुछ भी हो गया जो एक मैरिड कपल के बीच होता है। विंग और वांग जी की शादी को 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल गई हैं। स्पेशली वांग जी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। वांग जी जो अब खुलकर बोलने लगा है, अपने भाई से भी वो बातें कर लेता है और विंग को बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगा है। वो मतलब अपने फैमिली के साथ में जब विंग के दोस्त उसके साथ बैठे हों, तब अचानक ही वहाँ पहुँच जाएगा और विंग के पीछे से जा करके विंग के चिक्स पर किस कर देगा और कहा, हाय बेबी। विंग जो बस उसे देखता रह जाता। विंग जो बस बोलने की कोशिश करता है पर कुछ बोल नहीं पाता। इस बात के बाद तो उसके दोस्त विंग को बस चिढ़ा चिढ़ा करके मार ही डालते हैं। जैसे जब वो अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तो वांग जी कैसे विंग को फूड सर्व करता है और कहता है, बेबी अच्छे से खाना ताकि तुम स्ट्रांग रहो, तुम स्ट्रांग नहीं रहोगे तो मुझे परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए वांग जी की बातों का मतलब विंग अच्छे समझता है, बाकी लोगों को समझ नहीं आता है। विंग समझता है कि वांग जी कह रहा है कि स्ट्रांग रहो ताकि तुम मुझे बेड में झेल सको, तुम बहुत कमज़ोर हो। बाकी लोग ये मतलब नहीं समझ पाते हैं, पर सिजन शायद ये बात समझ जाते हैं, क्योंकि वो कान में खुसफुसाते हुए अपने लवर जियांग चेंग को भी यही बात कहते हैं। जियांग चेंग से उन्होंने 1 साल पहले ही शादी की थी और
शादी के 2 महीने बाद ही बेचारे जियांग चेंग को उन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया था। अभी बेचारा 8th मंथ प्रेग्नेंट है, मतलब 1 साल उनकी शादी को लगभग होने वाला है, तो 8 मंथ वो प्रेग्नेंट है। अब बेचारा जियांग चेंग जो सिचन को बस कोसता रहता है, उसकी वैली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यूजुअली जो ओमेगास की बॉडी के प्रेगनेंसी के बाद होती है ना, उससे ज़्यादा उसकी वैली बड़ी है, तो उसे चलने में, फिरने में, बैठने उठने में परेशानी होती है। विंग जियांग चेंग का अच्छे से ख्याल रखता है। इस बात की तसल्ली लान चरण को है कि विंग कितना अच्छा इंसान है। उन्होंने बिल्कुल भी गलत फ़ैसला नहीं लिया है अपने नेफ्यू के लिए। जियांग चेंग भी बहुत अच्छा ओमेगा है, तो उन्हें इस बात पर भी गर्व है कि उनके नेफ्यू ने खुद के लिए भी कोई गलत फ़ैसला नहीं लिया। जियांग चेंग थोड़ा सा चिड़चिड़ा ज़रूर है, कभी कभी वो सबसे लड़ता है, कभी कभी तो अंकल से भी लड़ जाता है, पर उसकी बात पर इतना कोई गौर नहीं करता, क्योंकि इतना तो सबके फैमिली में चलता है। अभी जियांग चेंग जो 8th मंथ प्रेग्नेंट है, तो वो बैठ करके वहाँ पर अपना डिनर कर रहे थे सभी लोग। विंग जो जियांग चेंग के पास ही बैठा था और विंग के पास में वांग जी बैठा था। वांग जी जो विंग की तरफ मुड़ता है, उसने कहा, विंग तुम आज अच्छे से नहीं दिख रहे हो, क्या बात है? क्योंकि विंग ना उसकी हालत ख़राब दिख रही थी आज सुबह से ही, वो कमज़ोर कमज़ोर सा फील कर रहा था। विंग जिसने कहा, कुछ नहीं है, अगर तुम मुझे एक दिन आराम करने दो ना, तो मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। वांग जी ने कहा, फिर तो रहने दो, तुम आराम ना करो तो ही अच्छा है, और वीक दिखोगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगोगे। वांग जी ने ये कहा ही था, तभी विंग जिसने कहा, विंग जिसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और वो उसे रब करने लगा, क्योंकि विंग को ना अपने सीने में दर्द हो रहा था। वांग जी जो तुरंत उठ गया, उसने कहा, विंग ठीक तो हो ना तुम? विंग जो तुरंत उठा, उसने कहा, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वांग जी जिसने विंग को वहीं बिठाया और कहा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। वांग जी जिसने फिर कुछ भी नहीं सुना और अपने डॉक्टर को कॉल कर दिया। उनका फैमिली डॉक्टर जो कि उनके हाउस के पीछे वाले एरिया में रह रहा है, वो भी जियांग चेंग की वजह से, वो ओमेगा डॉक्टर स्पेशलिस्ट है ओमेगास के लिए, तो वही अंदर आ गया वापस घर में। वो विंग को आके चेक करता है और वो बार बार चेक करने लगा। विंग को चेक करते हुए उसने कहा, मुझे लगता है मुझे इनके कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। मिसेस लान, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? विंग जिसने तुरंत ही हाँ कर दिया, क्योंकि अब उसे भी शक हो रहा है कि क्या पता नहीं क्या बीमारी हो गई उसे। जियांग चेंग जो वहीं बैठा हुआ था, उसको कुछ तो अजीब लग रहा था अपनी वैली में, बहुत बहुत कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन वांग जो जियांग चेंग ना, वो बोल नहीं रहा था, क्योंकि विंग की तबीयत ख़राब है। अभी ऐसे में वो कुछ और बोल दे तो और गड़बड़ हो जाएगी। विंग को वो अपने साथ ले जाते हैं डॉक्टर और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और उनको जो रिज़ल्ट मिलता है वो उस रिज़ल्ट को बता ही रहे थे उन लोगों को। तभी उन्होंने जियांग चेंग की चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। जो जियांग चेंग के पास ही थे, उन्होंने जियांग चेंग को रोते हुए देखा। जियांग चेंग जिसने अपने बैले को टाइटली होल्ड कर लिया था और वो रो रहा था। वहाँ बाकी सब भी भागकर आ गए थे। डॉक्टर जिन्होंने कहा, क्या आपको पेन हो रहा है? तभी जियांग चेंग जिन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये सच में उसे पेन हो रहा है, कुछ करो, तुम किस काम के डॉक्टर हो, मैंने तुम्हें क्यों यहाँ रखा है? डॉक्टर जो घबरा गया, क्योंकि लान सिचन कभी किसी के ऊपर इतनी बुरी तरह से गुस्सा नहीं करते हैं जितना वो अभी कर रहे थे, और करे भी क्यों नहीं, उनका बिलव्ड पर्सन इतने ज़्यादा पेन में है तो वो क्यों कुछ नहीं बोलेंगे। डॉक्टर जो तुरंत ही वहाँ आ गया। वहाँ पर एक टीम भी थी डॉक्टर्स की, जो खुद भी रात को रेस्ट कर रही थी। वो सब लोग भी जियांग चेंग को अपने साथ पीछे वाले एरिया में ले जाते हैं, जहाँ पर ऑपरेशन का और इलाज का सारा इंतज़ाम किया गया था। वहाँ ले जाकर कई घंटों तक जियांग चेंग की चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें आती रहीं। विंग खुद भी वहाँ खड़ा था, उसके भी हाथ पैर काँप रहे थे। इतना ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर उसे डर लग रहा था। वो अब अपने सपने में भी कभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता। ओ गॉड, ये तो बहुत ख़तरनाक है। जियांग चेंग की वो रोने चिल्लाने चीखने की आवाज़ें भी सुन रहा था, और कैसे जियांग चेंग अपने हस्बैंड लान सिचन को गालियाँ दिया जा रहा है, ये भी वो सुन रहा था। लान सिचन अंदर नहीं गए थे, वो बाहर ही खड़े थे, और खड़े खड़े उनके हाथ पैर भी काँप रहे थे। वांग जी जो दोनों को संभाल रहा था, अपने भाई को भी और अपने वाइफ को भी। अंकल चिरैन जिनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, वो वहीं बैठे हुए थे। घंटों चीखने चिल्लाने के बाद में वहाँ पर एकदम साइलेंस हो गया था। इतना साइलेंस, वो साइलेंस उन सबको ही खा रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ना तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई और ना ही जियांग चेंग के चिल्लाने चीखने की। लेकिन उनकी ये शंका कुछ देर में दूर हो जाती है, क्योंकि एक बच्चे के रोने की चिल्लाने की आवाज़ें बहुत ज़ोर शोर से आ रही थी। तब जाके सबके सांस में सांस आई। लेकिन अभी सिचन बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे।
डॉक्टर्स कुछ देर बाद आते हैं और कहते हैं कि लांस जैन अंदर आ सकता है। जियांग चेंग को साफ़ किया जा रहा है। लांस जैन अंदर जाता है और वो देखता है कि उसके वाइफ को किस तरीके से क्लीन किया जा रहा है। उसका वाइफ पूरी तरीके से ब्लड में लिपटा हुआ है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक दिखाई दे रही है। जियांग चेंग की आंखें भारी हो रही हैं, उसकी पलकें बंद हो रही हैं और वो एकदम निढाल, ऐसे कह सकते हैं उसकी आधी जान तो निकल ही चुकी है। उसके प्राण बस थोड़े से अटके पड़े हैं। लांस जैन जो सबसे पहले जियांग चेंग के पास जाते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ एक नर्स आती है और वो लांस जैन के हाथ में उनकी बेबी गर्ल को रखती है। उस छोटी सी नन्ही सी जान को देखकर चैन, जिसके हाथ कांपने लगे थे, उसके दिल में जो एक खुशी का एहसास हो रहा है वो बता भी नहीं सकता कि उसे क्या महसूस हो रहा है। आखिर जो लांस जैन है वो बस वहाँ पर अब उसे देख रहे थे कि उनकी बेटी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। उसके छोटे छोटे नन्हे से हाथ, उसके गुलाबी से गाल हैं। वो अभी भी पैदा हुई है। उसका रंग सफ़ेद भी नहीं है, हल्का सा लाल है, क्योंकि उसके अंदर जो खून है ना हल्का फुल्का, वो शायद दिखाई दे रहा है। वो कितनी ज़्यादा मासूम है। वो हल्के हल्के तरीके से रो रही है। जो नर्स है उसने कहा, मिस्टर लान, क्या आप इसे पास करेंगे? क्योंकि सचिन उस बच्ची को बहुत ही प्यार से, बहुत सिक्योरली होल्ड करके खड़ा था। वो किसी को देने की सिचुएशन में नहीं था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और उस बच्ची को उस नर्स को दे दिया। उस नर्स ने जियांग चेंग के पास उस बच्ची को लिटाया और उसके जो कपड़े हैं उसे थोड़ा हटा दिया ताकि वो छोटी सी नन्ही सी जान मिल्क फीड कर सके। सचिन देख रहा था इस नज़ारे को, उसका वाइफ और उसका खुद का बच्चा। ओह गॉड, ये उसके लिए सबसे खूबसूरत नज़ारा है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। सोच कर जो लांस जैन उन्होंने अपने परिवार को हक कर लिया था। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग और वांग चिवी और अंकल चेरन भी वहाँ पर आए हुए हैं। वो तीनों बच्चों की, वो बच्ची है ना उसके आसपास मंडरा रहे हैं। स्पेशली विंग जो कि ना उसे गोद में लेके बैठा हुआ है और ना तो वांग जी को ना ही अंकल चेरन को उससे हाथ लगाने दे रहा है। बोल रहा है नहीं, इसे तो मैं ही रखूँगा, ये कितनी प्यारी है। आचिंग, अगर तुम मुझे ये दे दो ना तो सच में मैं तुम्हारे पैर धो के पी लूँगा। जियांग चेंग जो वहीं लेटा लेटा बस हंस रहा है, क्योंकि विंग की ये जो बेवकूफ़ वाली बातें हैं ना वो सब समझता है। विंग वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकता है, बाकी सब भी रुकते हैं। फिर बाद में वहाँ से सब लोगों को जाने के लिए बोल दिया था क्योंकि सुबह हो चुकी थी। अब सचिन जो बिल्कुल नहीं जा रहा था, पर सचिन से अंकल चिरान ने कहा कि उसे नहा धोकर अच्छे से क्लीन होकर आना चाहिए, बच्ची बीमार हो जाएगी नहीं तो। इसलिए सचिन चला गया क्योंकि वो तो घर में ही है ना, पीछे वाला एरिया है जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं उनके घर का। इसलिए जियांग चेंग को वहाँ रखा है कुछ दिन तक, बाद में वो उसे घर पे ही शिफ्ट करेंगे उसके खुद के रूम में। विंग जो भी वहाँ पर रुका था, सचिन जब आएंगे तब विंग यहाँ से जाएगा। जब सब लोग वहाँ से चले गए और जब डॉक्टर्स भी पास नहीं थे, तब विंग जियांग चेंग के पास आया, उस बेबी गर्ल को अपने गोद में लेते हुए बोला, आचिंग मुझे ना तुम्हारी हालत देख कर डर लग रहा है। जियांग चेंग जिसने अपनी टूटी सी आवाज़ में कहा, क्यों विंग, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? विंग जिसने कहा, तुम कितनी बुरी तरह से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और सचिन को गालियाँ भी दे जा रहे थे। क्या इतना ज़्यादा पेन होता है? नहीं 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 नहीं, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मैं गोद ले लूँगा। एक तो ये है तो सही हमारे पास, कितनी प्यारी है। और वैसे भी तुम एक आध बच्चा और कर लेना, हो जाएगा पूरा परिवार ख़त्म, 2 बच्चे काफ़ी रहेंगे। मैं कुछ नहीं करने वाला। जियांग चेंग हंस पड़ा, उसने कहा, तुम बेवकूफ़ हो विंग, ये कुछ समय का दर्द था, लेकिन एक बार देखो, ये बच्ची जो तुम्हारी गोद में है, इसे देखकर मुझे क्या महसूस हो रहा है, वो एक मदरली फीलिंग क्या होती है, तुम्हें एहसास करना चाहिए। तुम एक बार प्रेग्नेंट हो गए ना तो तुम्हें उस अनबॉर्न से इतना प्यार हो जाएगा कि तुम उसके लिए कोई भी दर्द सहन करने के लिए तैयार हो जाओगे। विंग जिसने कहा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी तक दुनिया में नहीं आया उसके लिए इतना पेन, बिल्कुल भी नहीं। जियांग चेंग जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम इसे गोद में लिए हुए हो, इसे गोद में लेकर क्या महसूस कर पा रहे हो? विंग जिसने उस छोटी सी नन्ही सी जान को देखा और कहा, ये बहुत मासूम है, बहुत मासूम है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे, मैं क्या बताऊँ, पर ऐसा लगता है अगर इसे थोड़ा सा दबाया ना तो ये टूट कर बिखर जाएगी, ये बहुत ज़्यादा नाजुक लगती है। जियांग चेंग जिसने कहा, हाँ वही तो, जब ये मेरे स्टमक में थी
और हम फर्स्ट टाइम सरोगेसी के लिए गए थे। मैं भी डरा हुआ था, पर जब मैंने इसे देखा तो मेरे अंदर जो भावना थी वो मैं शब्दों से नहीं बता सकता। ऐसा बोलते हुए जियांग चेंग के आंखों से आंसू गिर गए थे। विंग ने जब ये देखा ना तो वो सच में सोच में पड़ गया, क्योंकि जियांग चेंग कभी रोता नहीं है। वो थोड़ा चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, पर अपनी भावनाओं को जल्दी दिखाता नहीं है, भले वो एक ओमेगा है इसके बावजूद भी। अभी जियांग चेंग को वो रोते हुए देख रहा था। इस बात ने उसे असमंजस में डाल दिया था कि क्या सच में एक मदरली फीलिंग ऐसी होती है। पर फिर भी उसने जो अभी अभी देखा था कुछ घंटों पहले, जियांग चेंग का इतनी बुरी तरह से पेन में चिल्लाना चीखना, वो सब कुछ सहन नहीं कर सकता। विंग और जियांग चेंग कुछ देर और बातें करते हैं जब तक वहाँ पर लांस चेन नहीं आ जाते। लांस चेन के आने के बाद में जियांग चेंग ने विंग से कहा कि वो जाकर फ्रेशन अप हो जाए, कुछ खा ले। विंग जिसने कहा कि वो नहीं जाएगा, उसे अपनी नन्ही सी शैतान से बातें करनी है बहुत सारी। जियांग चेंग जो बस हंस रहा था, उसने कहा वो कहीं नहीं जा रही है विंग, यहीं है, मैं भी यहीं हूँ, तुम जाओ और ब्रेकफास्ट करके आओ। जो लांस चेन है उन्होंने विंग को ज़बरदस्ती भेजा था, क्योंकि विंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। उन्होंने वांग जी को बुलाया था और वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा के ले गया था। विंग जो अब वांग जी के साथ था, कुछ देर तक उसके साथ रहता है, बात लेता है और ब्रेकफास्ट करता है, और वांग जी को छोड़कर फिर से जियांग चेंग के पास आ जाता है। विंग को ना उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची से एडिक्शन सा हो गया था, दिन भर उसके साथ ही चिपका रहता था। और जो उसके कल रात की न्यूज़ थी ना, जो उसको बीमारी वगैरह थी, उसके बारे में सब कुछ भूल गए हैं। डॉक्टर भी भूल गया इस सब के चलते। लेकिन डॉक्टर जैसे अचानक ही याद आया, क्योंकि विंग जो वहाँ बैठा हुआ था और अचानक गिरने वाला था, पर वांग जी ने उसे बचा लिया था। ये रात का समय था जब ये सारा नज़ारा हुआ। डॉक्टर जो आते हैं उन्होंने कहा, मिसेस लान आपको संभल कर रहना चाहिए, आप गिर जाते अभी। विंग जिसने कहा, हाँ सॉरी डॉक्टर, मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड था तो इसलिए शायद मैं गिर गया, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर जिन्होंने कहा, मिस्टर लान कल रात को हमने चेक किया था और जो रिज़ल्ट आए थे वो हमने आपको बताए नहीं हैं। वांग जी और बाकी सब अब अटेंटिव हो गए थे। हाँ, वो तो इस बारे में भूल ही गए थे। वांग जी और सब लोग वहीं देख रहे थे। जियांग चेंग जिसने कहा, क्या हुआ है विंग को, क्या कोई गंभीर बात है? डॉक्टर जिन्होंने कहा, नहीं, ये तो खुशी की बात है। जैसे ये सुना ना, विंग की धड़कनें एकदम रुक गई थी, क्योंकि ऐसे ही एक और इंसिडेंट हो चुका है उनके साथ में, जब डॉक्टर ने कहा था कि ये दुख की बात नहीं है बल्कि खुशी की बात है। और तब जियांग चेंग की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सामने आई थी। विंग की धड़कनें तो रुक गई थी। जियांग चेंग खुद भी एकदम अटेंटिव हो गया था, बाकी लोग भी सुन रहे थे, क्योंकि इसका आधा मतलब तो वो लोग समझ ही चुके थे। डॉक्टर जिन्होंने कहा, मिसेस लान प्रेग्नेंट है, उन्होंने ये कहा और वांग जी तुरंत विंग को गले लगा लेता है। ये सब इतना सडन हुआ ना, विंग को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। सब लोग विंग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। अंकल लान ने विंग को हक किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। सचिन ने भी उसे हक किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, और सचिन विंग को खींचकर जियांग चेंग के पास भी ले गए। जियांग चेंग ने बेड पे से विंग को हक किया, उसके चीक्स को पुल किया, उसके फोरहेड पे किस किया और उसे भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, और विंग के हाथ को लेकर उसकी बैली पर रख दिया और कहा, विंग एक बार महसूस करके देखो, यहाँ कोई ऐसा है जो तुम्हारी अंदर सांसें ले रहा है और कुछ टाइम बाद तुम्हारी गोद में खेलेगा, बिल्कुल इस नन्ही सी जान की तरह, मेरी नन्ही सी परी की तरह। विंग जब ये सोच रहा था ना, तो उसके अंदर कुछ अलग ही भावनाएं उमड़ रही थी, जिन्हें वो सच में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच में ये जो फीलिंग थी ना, ये कुछ अलग है, बहुत अलग है, और वो अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है। बस इस इमोशन में वो बहता हुआ जा रहा है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और विंग ने अपनी बैली को पकड़ लिया था। टाइटली नहीं, बहुत ही सिक्योरली उसने होल्ड कर लिया था। यहाँ उसका बेबी है क्या? सच में उसका छोटा सा बेबी है यहाँ पर? ओ गॉड। अब यहाँ से हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सरोगेसी कराई गई। विंग 1 मंथ प्रेग्नेंट है, तो उसमें उसका वो छोटा सा मटर का दाना दिखाई दे रहा था, जितना छोटा सा है। विंग उन रिपोर्ट्स को लेकर पूरे घर में घूम रहा था और बार बार अपने फैमिली को दिखा रहा था। उसने कहा उसके पास भी एक नन्ही सी जान आने वाली है, या फिर अन्ना भाई आएगा, वो भाई लेकर आएगा अपनी परी के लिए। जो जियांग चेंग है और लान चेन है, उनकी बेटी का नाम रख दिया गया था, वो था लान फेई। फेई बहुत ज़्यादा क्यूट है, विंग यही कहता है, और उसके पास एक हैंडसम सा बॉय आएगा जो उस क्यूट सी सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। सब लोग ये सुनते हैं और हंसते हैं। जियांग चेंग जिसने विंग से कहा, विंग क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो?
विंग ने कहा, ये तो पता नहीं कि तुम किस भावना के बारे में बात कर रहे थे उस दिन, लेकिन हाँ, ये जो मैं अब महसूस करता हूँ मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जियांग चेंगिस ने कहा, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने समझ सकता हूँ। वो दोनों एकदम भाइयों की तरह रहते हैं, जैसे दो जिस्म एक जान की तरह एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डालते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के शैतानी करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, मारते पीटते भी हैं। और हाँ, जियांग चेंगविंग का इतना ख्याल रखता है जितना और कोई रखता नहीं है। मतलब वांग जी भी नहीं रख सकता। वांग जी इस बात को मानता है क्योंकि विंग क्या खाएगा, कब खाएगा, कैसे खाएगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ जाएगा, हर एक चीज़ पर जियांग चेंग की पैनी नज़र है। वो अपनी बेटी को भी संभालता है और विंग के ऊपर भी कड़ी निगरानी रखता है। विंग को स्पाइसी फूड वो लाकर देता है, पर इतना भी स्पाइसी नहीं देता कि उसके स्टमक में जलन होने लगे। हाँ, इतना कि वो झेल सके, और उसे अच्छे अच्छे खाना खिलाता है। हालांकि जियांग चेंग खुद नहीं बनाता क्योंकि अभी वो खुद भी बेड से उठाई है, पर हाँ, वो सर्वेंट से बनवाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं 8 मंथ बाद का सीन, जहाँ पर विंग की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। विंग जो कि अंदर वार्ड में है, उसे पैदल चलवाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि बेबी आने वाला है। उसकी जो डेट है ना वो आ चुकी है, आज ही उसकी डेट है, तो आज ही आएगा। तो विंग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल डिलीवरी करेगा। विंग जो कि जियांग चेंग की चिल्लाने वाली आवाज़ 1 साल पहले की सोच सोच करके घबरा रहा है। जियांग चेंग बाहर बैठा है, उसे बैठे बैठे हंसी आ रही है। लानसेन पूछ रहे हैं कि तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। जियांग चेंग जिसने कहा, देखो इसलिए। असल में जियांग चेंग ने विंग के वार्ड के अंदर एक कैमरा फिट किया हुआ है, और वो इसलिए किया है ताकि वो विंग की जो डिलीवरी से पहले की हरकतें हैं ना वो चेक कर सके। उसके बाद का वो कुछ नहीं देखेगा, वो फ़ोन बंद कर देगा, सीरियसली बंद कर देगा। पर अभी वो देख रहा था। वहाँ पर वांग जी भी आया, उसने कहा, क्या देख रहे हो आप लोग। सिचन जिन्होंने कहा, देखो क्या देख रहे हैं। विंग कितना घबराया हुआ है। जैसे ही वांग जी ने ये देखा ना तो वो तुरंत वार्ड के अंदर चला गया, और जाते ही उसने उस कैमरे को बंद कर दिया और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। वांग जी अंदर चला गया था और जियांग चेंग बस देखता रह गया। जियांग चेंग ने कहा, ये क्या बात हुई। अरे मुझे देखना था वो कितना ज़्यादा पैनिक कर रहा है, ताकि मैं उसे संभाल सकूं। ये वांग जी भी ना मुझे इस पर गुस्सा आ रही है। मैं बहुत बहुत गुस्से में हूँ सिचन, मैं इसका सर फोड़ दूंगा। सिचन समझ पा रहे हैं कि जियांग चेंग के मूड स्विंग्स फिर से होने लगे हैं, क्योंकि वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट जो है वो 1 मंथ फिर से प्रेग्नेंट है। सच में सिचन का कोई जवाब नहीं है इस बात को, तो बेचारा वांग जी भी मानता है कि उसने इतना टाइम लगा दिया बेबी करने में, पर सिचन को देखो रफ्तार बहुत तेज़ है उनकी। खैर, अभी विंग जिसकी डिलीवरी हो रही थी, और हैरानी की बात यह है कि विंग बिल्कुल नहीं चिल्लाया। वांग जी अंदर था और वांग जी ने विंग के हाथ को होल्ड किया हुआ था और बार बार बस उसको एम्पावरिंग वर्ड्स बोल रहा था। शायद उन वर्ड्स का असर था या वांग जी के वहाँ होने का असर था कि विंग इतने दर्द में भी नहीं चिल्ला रहा था। उसने बहुत स्मूथली बेबी को बर्थ दिया। उसे पेन हुआ, बहुत पेन हुआ, हड्डियों को चूरमा कर देने वाला पेन हुआ, लेकिन हाँ, वो नहीं चिल्लाया और जियांग चेंग बस देखता रह गया। बाद में उन्हें न्यूज़ मिली कि हाँ, उनका बेबी बॉय हुआ है। उस बेबी बॉय को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। सच में ये बहुत अच्छा टाइम है। अब था बेबी का नाम रखने की बारी, तो वो अंकल चिरान को मौका दिया गया, क्योंकि फेई का नाम विंग ने रखा था और अब इस बच्चे का नाम अंकल चिरान रखेंगे। अंकल ने उसका नाम शिजुई रखा। अब हम यहाँ से दोबारा सीन टाइम स्किप करके 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं 3 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल 1 साल का, वो वहाँ बैठा हुआ है जो कि हल्के हल्के शब्द बोल रहा है। दूसरी तरफ एक 3 साल का बच्चा है और एक 2 साल की एक 3 साल की लड़की है और एक 2 साल का लड़का है। वो दोनों ज़्यादा लड़ रहे हैं आपस में, और तीसरा बच्चा बैठ करके तालियां बजा रहा है। तभी विंग आता है और कहता है, फेई क्या हुआ है, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी मम्मा सो रही है, अगर वो जाग गया ना तो तुम तीनों बुरी तरह से पिट जाओगे, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। फेई जिसने कहा, हाँ अंकल आप ही बोलो ना, ये शिजुई ये मुझे परेशान कर रहा है। विंग जो वहाँ बैठी छोटे से बच्चे के पास जाता है जो वहाँ बैठा हुआ था, उसके पास जाके उसने कहा, युआन तुम बताओ इन दोनों में से कौन शैतानी कर रहा है। युआन जिसने अपनी टूटी टूटी आवाज़ में कहा, चिचे 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 चिचेने तो माला चिचे माला गोगा गोगा ऊ। मतलब वो बच्चा कहना चाहता है कि सिज्जे ने उसके गगा को मारा और गगा रोने लगा, इसलिए गगा लड़ रहा है। सच में ये बच्चे की क्यूट बातें
जब भी फेई सुनती है ना उसे बहुत प्यार आता है, तो वो तुरंत आयुन के पास आई, उसके चिक्स पे किस किया और कहा, मेरा छोटा सा बच्चा। विंग जो कह रहा था तुम्हारा बच्चा नहीं है वो फेई, तुम्हारा भाई है। फेई ने कहा नहीं नहीं, मेरा बच्चा है अंकल, बहुत प्यारा बच्चा है। दूसरी तरफ जियांग चेंग जो भी सो रहा था, इन तीनों की इतनी आवाज़ सुनकर वो खुद उठ के आ गया। जैसे ही वो आया ना सब लोग चुप हो गए। जियांग चेंग के मूड स्विंग्स का ना कोई जवाब नहीं है, वो बच्चों को भी पीट देता है कभी कभी। इस बात के लिए उसे वांग जी से तो नहीं पर सांस चैन से जरूर डांट पड़ती है, कभी कभी अंकल भी उसे थोड़ा सा डांट देते हैं और विंग तो है ही। खैर अभी जियांग चेंग अगेन प्रेग्नेंट है 2 मंथ्स और उसका कोई जवाब नहीं है। विंग उसको कभी मात नहीं दे सकता, विंग ये बात मानता है। मतलब जियांग चेंग के 2 बच्चे हैं, एक उसकी बड़ी बेटी फेई और इसका छोटा बेटा आईवान, और विंग का एक बेटा है लान सिजुई। अभी जियांग चेंग जो विंग को डांट रहा था उसने कहा तुम क्यों डांट रहे हो बच्चों को, खेलने दो ना उन्हें। विंग जिसने कहा तुम सो रहे थे इसलिए। जियांग चेंग जिसने कहा तो क्या हुआ, मैं जाग भी सकता हूँ, बच्चों को मत डांटो, तुम लोग खेलो ठीक है ठीक है। सिजुई जो कि खुश हो गया, उसने कहा ओके अंकल आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बेस्ट हो। जियांग चेंग जो अपने घुटनों के बल बैठा उसने कहा अच्छा मैं बेस्ट हूँ, ऐसा उसने कहा और अपने हाथ फैला दिए और तीनों बच्चों ने आकर के उसे हग कर लिया। सच में तीनों बच्चों का फेवरेट है जियांग चेंग, भले वो उसे डांटता भी है मारता भी है तब भी जियांग चेंग उन तीनों का फेवरेट है, सिजुई का भी। हाँ विंग भी उनका पसंदीदा है। विंग उन तीनों को देखता है और बस अपना सर नाम में हिला देता है, वो हंस रहा था कि इनका कुछ नहीं हो सकता। सच में उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा प्योर एंड क्यूट एंड हैप्पी है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। वो काम भी करता है और अपनी फैमिली को भी संभालता है, स्पेशली जियांग चेंग जो एक हाउसवाइफ बन गया है और इसके चलते वो सारे बच्चों को संभाल लेता है और विंग आराम से पूरा मन लगाकर अपना काम कर पाता है। हेलो एवरीवन, इसी के साथ में हमारा आज का क्यूट सा स्वीट सा FF खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट FF में, तब तक के टाइट के बाप अपनी करना, बाय बाय।